हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटीएन थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम जीओसी के 1988 से लेकर 2024 तक के जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे। साथ में ये ट्रिक टेक्निक आपको अप्रोच बताएंगे, है ना, क्या अप्रोच लगेगा और कैसे आप इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। सारी बातों से रिलेटेड हम बात करेंगे और इसमें आईयूपीएसी भी इंक्लूडेड है, बेसिक ऑर्गेनिक में ही आता है जीओसी में, है ना। तो ये सारी डिस्कशन आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं। पूरा एक वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और मैंने आपको ये भी बताया कि पेपर लीक आउट स्ट्रेटजी क्या है। पेपर लीक आउट स्ट्रेटजी मतलब हम कैसे ही पेपर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी आप देख लेना, ठीक है। मैं लिंक दे दूंगा आपको कैसे हम अगले 2 महीने काम करने वाले हैं। अगर आप उतना ही करते हो तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी जो क्वेश्चन आने वाले इन्हीं 2 महीने में जो हम क्वेश्चन आपको देने वाले हैं, स्ट्रेटजी मैंने बताया वो जाके देख लेना, वही होंगे, है ना। फिलहाल आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बाकी की बातें हम करते रहेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये कि द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आई होप कि आपको ये दिख रहा है इजिली, है ना। आईयूपीएसी नेम आपसे पूछा था, तो इसको कैसे आप अप्रोच करोगे। देखो, आईयूपीएसी नेम के कुछ रूल होते हैं, आईयूपीएसी नेमिंग के, है ना, वो आपको फॉलो करने। मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, मतलब अप्रोच, ठीक है, बिल्कुल एक एक स्टेप में बताऊंगा। कहने का मतलब ये है, देखिए आपके पास ये गिवन था C2H5। पहला रूल होता है आप नंबरिंग करो और लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन चूज करो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको तीनों तरीके से करेंगे क्योंकि 3 फंक्शनल ग्रुप है, तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है, कि नंबरिंग किधर से करना है किधर से नहीं करना है। तो हम हर जगह से करके फिर आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे इस क्वेश्चन में। देखिए, आपके पास नंबरिंग, आपके मन में होगा सर हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे, कर लो भाई, जहाँ से आपका मन करे। हमने कहा कि चलो इधर से, कोई कहेगा ए नोटो से करो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इधर से हमने कर लिया। देखो, आप कहोगे सर सबसे पहले नंबरिंग तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से होता है, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इसमें कोई है ही नहीं, नंबरिंग का यही ऑर्डर, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। फिर आपके पास क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड हो आपके इसमें कंपाउंड में, तो वहाँ से और फिर आपके पास ब्रांचिंग वगैरह हम देखते हैं यही। लेकिन इसमें तो कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड होते तो वो प्रिंसिपल ग्रुप होते। अब कोई कहेगा सर हम यहाँ से 1 नहीं करेंगे, हम यहाँ से करेंगे, कर लो कर लो, भी आपको आइडिया बताऊंगा क्या कैसे करना है ना, 5 6। कोई कहेगा सर मैं यहाँ से नहीं, हम क्या करेंगे, हम यहाँ से करेंगे, कर लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब एक होता है लोवेस्ट लोकेंट रूल। क्या होता है लोवेस्ट लोकेंट रूल, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं आपको क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे किन किन पोजीशन पे ब्रांच आ रहा है, ध्यान देना। आप बताओ किन किन पोजीशन पे ब्रांच आ रहा है। अगर आपने यहाँ से एक से नंबरिंग स्टार्ट किया है तो आपके यहाँ पे ब्रांच कहाँ कहाँ पे आ रहा है, 3 और 6 पे ब्रांच आ रहा है। दिख रहा है आपको, क्लियरली दिखना चाहिए, 3 और 6 पे। अगर आपने इसको 1 माना तो यहाँ पे ब्रांच कहाँ पे आ रहे हैं, 3 और 4 पे ब्रांच आ रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने यहाँ से नंबरिंग किया तो आपके ब्रांच कहाँ पे आ रहे हैं, 2 और 4 पे ब्रांच आ रहे हैं, ठीक है। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग हमारा यही होता है कि जहाँ पे लोवेस्ट नंबर आए, देखो यहाँ पे पहला नंबर क्या है, 3 है पहला, यहाँ पे पहला नंबर क्या है, 3 है, यहाँ पे पहला नंबर 2 है। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल मतलब जो लोवेस्ट नंबर होगा उस पोजीशन को हम प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पे 2 ही है, बाकी दोनों में 3 3 है, तो हम कौन से वाले स्ट्रक्चर को कंसीडर करेंगे, ये वाले स्ट्रक्चर को कंसीडर करेंगे, बाकी ये दोनों को हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, आईयूपीएसी रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 1 पे हमारे पास फ्लोरो लगा हुआ है और 4 पे इथाइल, इसको क्या बोलते हैं, इथाइल लगा हुआ है ना। और इस पे क्या लगा हुआ है, ये भाई आपके पास फ्लोरो है। 2 पे आपके पास इसको बोलते हैं नाइट्रो बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है आपके पास, फ्लोरो है, लिख लो फ्लोरो। तो अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखोगे तो ई एन और एफ में पहले कौन आता है, ई पहले आता है। तो अगर ई पहले आता है तो आप अब गेस कर सकते हो नेम क्या होना चाहिए। 4 पे इथाइल लगा हुआ है तो क्या हो जाना चाहिए, 4 इथाइल। ऑप्शन अब गेस करो, 2, इसमें भी 4 इथाइल, इसमें भी 4 इथाइल, 2 ऑप्शन तो कट गए। 4 इथाइल और 1 पे फ्लो, एफ और एन में कौन पहले आता है, एफ पहले आता है, और 1 पे लगा हुआ है एफ, तो 1 फ्लोरो, 1 फ्लोरो, और आपके पास 2 पे नाइट्रो लगाया हुआ है तो 2 नाइट्रो, और पूरा ग्रुप किस पे लगा हुआ है, ये बेंजीन रिंग है, दिख रहा है आपको, ये पूरा बेंजीन रिंग है, तो 2 नाइट्रो बेंजीन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके पास सही हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये वाला, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन वैसे जीओसी से है नहीं, पर आपके पास यहाँ पे जीओसी में गिवन था तो मैं बता देता हूँ, है ना। ये आप और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे तो वहाँ बता जाएगा, और सॉल्यूशन का भी चैप्टर है, सॉल्यूशन उसमें भी आप बता सकते हो। तो देखो बोला है कि इफ़ अ स्टीम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वोलेटाइल कंपाउंड मतलब जो वेपर बना सके, वो वेपर जिसका बॉइलिंग पॉइंट आप बोल सकते हो थोड़ा सा लो होता है, ठीक है, वोलेटाइल मतलब। तो एक वोलेटाइल कंपाउंड है विच इज इमिसिबल, इमिसिबल मतलब इनसॉल्यूबल है, और वो क्या है, इनसॉल्यूबल विथ वाटर, इनसॉल्यूबल विथ वाटर है। तो अगर आपके पास कोई वोलेटाइल कंपाउंड होता है और इमिसिबल विथ वाटर होता है, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं प्योर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, तो जो अपने पास जो बॉइलिंग होता है ना, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, आप ये बोल सकते हो मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है क्लोज टू हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस, क्लोज टू 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन एकदम 100 नहीं होता है, थोड़ा सा बिलो होता है। या इसी को आप ये भी लिख सकते हो, केल्विन में लिखना चाहो तो 273 प्लस 100 बोल सकते हो, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 373 केल्विन, तो ये भी आपसे आ सकता है। तो आपके पास क्या होना चाहिए बताओ, क्लोज टू 100, क्लोज टू बट बिलो 100, मतलब 100 से क्लोज होना चाहिए और बिलो टू 100 होना चाहिए, एग्जैक्ट 100 भी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर आप डी बोल सकते हो, ये सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है। जब आपके पास कोई वोलेटाइल कंपाउंड है उसमें एक इमिस मतलब इनसॉल्यूबल H2O में डाला जाता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाता है, इतना हो जाता है ना। बाकी सॉल्यूशन चैप्टर में अपन डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इसमें देखो जो आपके पास ऑप्शन गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, टेस्ट पूछा है, ठीक है। तो डिफरेंट रिएजेंट होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस में, हम ये पता करते हैं डिफरेंट रिएजेंट यूज करते हैं, है ना। क्वालिटेटिव एनालिसिस हम करते हैं जब ना प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हम डिफरेंट रिएजेंट यूज करते हैं किसी भी रेडिकल को टेस्ट करने के लिए। डिफरेंट रिएजेंट होता है, तो वो रिएजेंट क्या है वही आपसे यहाँ पे गिवन है, कौन से रेडिकल को टेस्ट किया जाता है। तो देखो आपके पास जो लेक टेस्ट होता है, लेक टेस्ट, ठीक है, तो लेक टेस्ट में हम जो यूज करते हैं भाई, यहाँ पे क्या डिटेक्ट किया जाता है, Al3+ डिटेक्ट होता है ना। ये बेसिक रिएजेंट आपको पता होने चाहिए जब प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें, तो अभी के लिए याद कर लो ये सिंपल चीज़ें। और जो आपके पास नेस्लर रिएजेंट होता है, ये किसको डिटेक्ट करता है, आपके पास दूसरा नेस्लर रिएजेंट है। नेस्लर रिएजेंट जो होता है इसका रिएक्शन भी होता है, वो मैं आपको जब प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। अभी के लिए आप यहाँ पे देखो, बस आपको याद होनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये नेस्लर रिएजेंट आपको बोलता है NH4+ आयन को डिटेक्ट करता है, NH4+ आयन को डिटेक्ट करता है, ठीक है, ध्यान देना। इसको अगर मैं ओवरऑल एक समरी में रिएक्शन लिखना चाहूँ तो बेसिकली जो रिएक्शन होता है HgI4 2- होता है, ठीक है। बेसिक मीडियम में NH3 से जब होता है रिएक्शन तो यहाँ पे क्या होता है, ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है, ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है, तो ये कन्फर्म हो जाता है पॉजिटिव नेस्लर रिएजेंट टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये बस NH4+ के लिए यूज होता है। और अगर आपसे मैं बात करूँ तीसरा वाला टेस्ट, पोटेशियम सल्फो, क्या लिखा है, पोटेशियम सल्फोसाइनाइड, तो पोटेशियम सल्फोसाइनाइड टेस्ट जो होता है वो आयरन के लिए यूज होता है। पोटेशियम सल्फोसाइनाइड जो आपके पास थर्ड वाला है, पोटेशियम, ये याद रख लो अभी के लिए, ठीक है, कौन सा टेस्ट किसके लिए यूज होता है, सल्फोसाइनाइड टेस्ट जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, Fe3+ के लिए यूज होता है। और ब्राउन रिंग टेस्ट आपके पास, ये ब्राउन रिंग आपने P ब्लॉक में भी पढ़ा होगा, ठीक है, ब्राउन रिंग टेस्ट आपके पास NO3- रेडिकल के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखो ए का थर्ड, ए का लेग टेस्ट Al3, ए का थर्ड है, एक ही ऑप्शन है ऐसा, बाकी में तो दिख ही नहीं रहा है ना, बाकी कहीं में, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिथाइल ग्रुप अटैच टू अ पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम स्टेबलाइज। तो भाई मिथाइल आपके पास, इससे सिंपल क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता था कभी। आपके पास मिथाइल ग्रुप अटैच्ड, ठीक है, मिथाइल ग्रुप बोल रहा है अटैच्ड है, पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम, ठीक है, हमने अटैच, ये आपके पास मिथाइल ग्रुप है और एक पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम है, तो ये किसके द्वारा स्टेबलाइज होता है। तो आपको पता है कभी भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड बात हो तो कार्बोकैटायन को क्या पसंद होता है, +I पसंद होता है,
प्लस यम पसंद होता है और प्लस एच पसंद होता है। यम को भी एक तरीके का रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस मेजोमेरिक सेम ही है, बस डिफरेंस इतना होता है, रेजोनेंस बाई डायरेक्शनल होता है और मेजोमेरिक यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। और कार्बोकेटाइन पसंद प्लस आई प्लस एम प्लस एच। अगर इनमें भी आप ऑर्डर देखोगे तो रेजोनेंस डोमिनेटिंग होता है, मतलब प्लस एम डोमिनेटिंग होगा, फिर हाइपर कंजुगेशन होगा और फिर इंडक्टिव होगा। रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। और हाइपर कंजुगेशन क्या होता है आपको बता दूं, वैसे जियोसिम मैंने जीरो से पढ़ा रखा है, किसी को डाउट हो देख लेना, पर फिर थोड़ा थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। हाइपर कंजुगेशन जो होता है आपको बता दूं, sp2 कार्बन के बगल कभी sp3 कार्बन जुड़ा हो और उससे हाइड्रोजन अटैच्ड हो, तो वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होता है, कंडीशन फॉर हाइपर कंजुगेशन है। और ये जो हाइड्रोजन होता है sp3 वाला, इसी को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ये जितना ज़्यादा होता है स्टेबिलिटी आपके पास उतना ज़्यादा हो जाता है। और मेजोमेरिक आपके पास सिंपल भाषा में प्लस एम बताऊं तो अगर डबल बॉन्ड है और बगल में उसके एटम है जिसके ऊपर लोन पेयर है तो वो प्लस एम इफेक्ट लगाता है, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पे ये किसके द्वारा स्टेबलाइज होगा, CH3 अपने पास ये क्या लगा रहा है भाई, प्लस आई भी लगा रहा है, प्लस एच भी लगा रहा है और प्लस आपके पास क्या लगा रहा है, प्लस एम लगा रहा है क्या, नहीं, प्लस एम यहाँ पे नहीं लगा रहा है। तो स्टेबलाइज किसके द्वारा होगा, ज़्यादा स्टेबलाइज किसके द्वारा होगा, हाइपर कंजुगेशन से। आई से भी होगा लेकिन हाइपर कंजुगेशन से ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी पूरा प्लानिंग वीडियो देख लेना दोस्तों, और आपको रोज़ 5 बजे वीडियो टाइमिंग अपना यही है, मिल जाएंगी चैप्टर वाइज, ठीक है। बाकी 3 स्ट्रेटजी क्या था, अभी 37 ईयर PYQ हम पूरा दे देंगे, उसके बाद 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चन, ठीक है, और 25 मॉडल गेस्ट पेपर हम देने वाले हैं, मैं और बॉबी सर मिल के बना रहे हैं। और लास्ट में आपको टॉप 100 लास्ट 3 डेज में टॉप 100 क्वेश्चन बस रिवीजन के तौर पे दे देंगे, इतना कर लो, क्वेश्चन यहीं से आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, ठीक है। पहला, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमरिक पेंटेन फॉलो ऑर्डर, क्या है, एन पेंटेन है, बना लो पहले। एन पेंटेन मतलब लीनियर है, 1 2 3 4 5। आइसोपेंटेन है, आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करना चाहोगे तो कैसे ड्रॉ करोगे, और आइसोपेंटेन, आइसो का स्ट्रक्चर सबसे पहले आपको, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, आइसो नियो, तो आइसो में ये ग्रुप होता है ना, ये आइसो का ग्रुप है, बाकी ये ऐसे होगा। तो देखो यहाँ पे आइसोपेंटेन था तो 5 कार्बन तो होंगे ही, बाकी आइसो ग्रुप भी होगा, तो आइसो ग्रुप आपके पास हमने बोला ये वाला होता है, बना दिया, तो आइसोपेंटेन हो गया है ना। और नियोपेंटेन था, नियोपेंटेन में बस आपके पास 4 पोजीशन पे, मतलब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दो। तो कभी भी एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट अगर निकालते हो, क्या एल्केन का अगर बॉइलिंग पॉइंट निकालते हो तो क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, पहला स्टेप ये होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। दूसरा क्या होता है, या मॉलिक्यूलर वेट बोल लो, बॉइलिंग पॉइंट होता है इनवर्स रिलेशन रखता है ब्रांचिंग के, है ना। तो क्या बोला है भाई, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देख लो आपके पास, सबसे ज़्यादा इसमें पहले किस में हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज़्यादा तो हमें लग रहा है फर्स्ट में ही हो जाएगा, ठीक है, एन पेंटेन, क्योंकि भाई ये लीनियर भी है और ब्रांच कोई नहीं, इसमें ब्रांच कितना है भाई, ब्रांच 0 है, और नंबर ऑफ कार्बन तो सब में 5 ही 5 है, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें कितने ब्रांच आपको दिख रहे हैं, 1 2 मिथाइल ग्रुप के, है ना, और 3 भी है तो इसमें 3 ही दिख रहे हैं, और इसमें कितना ब्रांच दिख रहा है आपके पास, इसमें 4 ब्रांच दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 4। तो हमें लगता है जो आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट गिवन है वो करेक्ट है, लगता नहीं है, करेक्ट ही है, साफ साफ दिख रहा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीज द मॉलिक्यूल अटेन अ शेप ऑफ अ स्फीयर, दिस रिजल्ट इन स्मॉलर सरफेस एरिया फॉर कॉन्टैक्ट ड्यू टू विच द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द स्फेरिकल मॉलिक्यूल आर वीक, देयर लोअर द बॉइलिंग पॉइंट। हाँ भाई सही है, ये बोल रहा है कि सरफेस एरिया ये डिक्रीज हो जाता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। आप बोल सकते हो बिल्कुल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ये भी आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो, है ना। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू है और स्टेटमेंट सेकेंड भी ट्रू है, तो आप स्टेटमेंट फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमंग द फॉलोइंग। देख लो भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी जो मैंने बताया, कार्बोकेटाइन को क्या पसंद होता है, क्या पसंद होता है भाई, प्लस आई प्लस एच और प्लस एम, तो बस उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था, आप बना लो, ठीक है ऐसे। तो ये मैं एक बार स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बड़े बड़े लिख देता हूँ ताकि आपको दिखे, ये हो गया और ये हो गया,
बस अगर कार्बो आपको एक चीज़ और सिखा देता हूँ, यहाँ पे कुछ अप्रोच है जिससे क्वेश्चन जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हो। कभी भी अगर मान लो कार्बोकैटायन दिखे ना, तो कार्बोकैटायन या डबल बॉन्ड, ठीक है, या रेडिकल, तो वहाँ पे आप हाइपर कंजुगेशन सोचा करो। तुरंत पहला बात आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो रेजोनेंस हो नहीं रहा है। रेजोनेंस की कंडीशन आपको पता है क्या होती है? अगर ए बी और सी पे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, या तो लोन पेयर या तो रेडिकल, ठीक है, तो ये रेजोनेंस होता है। एक कंडीशन होता है या लोन पेयर और इसके बगल में कार्बोकैटायन है, तो वहाँ पर भी रेजोनेंस होता है। बाकी डिटेल मैंने बता रखा है। तो यहाँ पे रेजोनेंस हो नहीं रहा है कहीं पे। अब हाइपर कंजुगेशन देखो, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको? कार्बोकैटायन के बगल वाला कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते थे। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है आपके पास हाइपर कंजुगेशन से? 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है आप बताओ? यहाँ पे आपके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन, 4 नहीं, ये आपके पास 3 हो गया और 2 आपके पास इधर है, तो टोटल कितने हो गए आपके पास? 5 अल्फा हाइड्रोजन भाई, 5। और यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है जल्दी से बताओ? यहाँ पे आपके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है आपके पास? 3 आपके पास इधर हो गए, 2 यहाँ पे है ना? तो 3 2 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन। साफ साफ दिख रहा है कौन ज़्यादा? जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज़्यादा आपके पास स्टेबिलिटी। कौन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, स्टेबल हो जाएगा। साफ साफ दिख गया है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंपाउंड विथ अ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ C6H14 हैज़ 2 टर्शियरी कार्बन, इट्स IUPAC नेम। तो IUPAC नेम इसका क्या होगा आपको गेस करना है। तो देख लेते हैं। अ कंपाउंड विथ अ मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14, तो सबसे पहले ऑप्शन से ही चेक कर लो, पहले देख लो ये कौन फॉर्म कर रहा है। एन हेक्सेन है। हेक्सेन मतलब क्या होता है? 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन को भी बना लो, 3 इधर 3 इधर, 3 3 6 2 8 8 2 10 और यहाँ पे 10 2 12 2 14 है ना। ये हो गया। लेकिन ये क्या बोला था? कंपाउंड विथ अ मॉलिक्यूलर फार्मूला हैज़ 2 टर्शियरी कार्बन्स। टर्शियरी कार्बन कहीं पे दिख रहा है इसमें? भाई टर्शियरी कार्बन कहाँ दिख रहा है? टर्शियरी, ये कार्बन देखो एक ही कार्बन से अटैच है तो इसकी डिग्री 1। ये कार्बन देखो 2 कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, एक इधर एक इधर, तो इसकी डिग्री कितना आ जाएगा? 2। तो ऐसे ही इसकी भी डिग्री 2 आ रहा है, इसकी भी डिग्री 2 आ रहा है, इसकी डिग्री 1 आ रही, इसकी डिग्री 2। टर्शियरी तो है ही नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 2 मिथाइल पेंटेन, तो 2 मिथाइल पेंटेन बना लो, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 बना लिया। और 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, मिथाइल लगा लो। तो क्या बोला? हैज़ 2 टर्शियरी कार्बन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये कार्बन जो है अटैच तो है 3 कार्बन से, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, तो ये टर्शियरी है लेकिन एक ही कार्बन ऐसा है। बाकी तो आप देखो ये आपके पास 2 डिग्री है, ये भी कितना डिग्री? 2 डिग्री, ये आपके पास 1 डिग्री, तो यहाँ पे एक ही कार्बन टर्शियरी है। चलो इसको चेक कर लेते हैं। 2,3 डाई मिथाइल क्या है भाई? ब्यूटेन है। तो 1 2 3 4। अब 2 और 3 पे डाई मिथाइल, तो हमने डाई मिथाइल लगा लिया। क्या यहाँ पे टर्शियरी दिख रहा है? देखो ये कार्बन जो है, ये कार्बन, ये भी 3 कार्बन से अटैच्ड है, ये भी आपके पास 3 कार्बन से अटैच है, दिख रहा है ना? 1 कार्बन 2 कार्बन और इधर 3 कार्बन। ऐसे ये वाला भी देख लो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो टोटल आपके पास 2 कार्बन है जो कितने? 3 डिग्री है ना। कार्बन है जो 3 डिग्री है, 2 कार्बन है जो कि 3 डिग्री है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास सी सही हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है। ये क्वेश्चन ना जेईई मेंस में भी पूछा गया है, अभी लेटेस्ट में पूछा गया था, और ये सिंपल है। देखो क्वेश्चन दिखने में डरावना है पर बहुत सिंपल है। अगर आपके पास कभी भी सॉलिड डायरेक्ट अगर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, क्या सॉलिड डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहाँ पे जो मेथड होता है प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है वो कौन सा होता है? सब्लिमेशन होता है। डायरेक्ट मतलब कुछ करना ही नहीं था इसको। मतलब आप कहोगे सर सॉलिड से पहले लिक्विड में जाएगा फिर वेपर में जाएगा, नहीं। अगर सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में होता है तो वो सब्लिमेशन होता है। तो आपके पास बी ऑप्शन। अगला देखो, इन लसाइन टेस्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोला? इन लसाइन टेस्ट। वैसे मैं सोच रहा हूँ ना ये वाला जो क्वेश्चन है प्यूरिफिकेशन का, ये अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है, इसके वीडियो अलग से बना दूंगा, पर यहाँ पे है तो आपको ऑप्शन बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। यहाँ पे आ गया है तो बता देता हूँ ना, इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा ना। लसाइन टेस्ट सबसे पहले जो यूज होता है, लसाइन टेस्ट होता है, वो किसके लिए होता है ये भी आप जान लो।
फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और हैलोजन के लिए ये टेस्ट यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या, सबसे पहले आप नाइट्रोजन का मतलब सोडियम का एक एक्सट्रैक्ट बनाते हो, कार्बन नाइट्रोजन। ठीक है, सोडियम की रिएक्शन हीट से होती है और वहाँ पे क्या बनता है, NaCN बनता है। तो यहाँ पे जो अनायन होता है, फर्दर जब टेस्टिंग करते हो आपके पास कन्फर्मेशन के लिए नाइट्रोजन की टेस्टिंग होती है, तो Fe2+ से जब आप रिएक्शन कराते हो, ठीक है, तो होता क्या, लास्ट में आपके पास यहाँ पे क्या बन जाता है, F4 Fe4 FeCN6 और यहाँ पे थ्राइस इंटू XH2O। जो ये कंपाउंड आता है ये कैसा आता है, प्रूशियन ब्लू आता है भाई। कैसा कलर आता है भाई, प्रूशियन ब्लू आता है। ये किसके लिए टेस्ट था आपके पास, ये था टेस्ट आपके पास भाई नाइट्रोजन के लिए टेस्ट करते हैं। किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए टेस्ट करते हैं। तो ये सिंपल केवल नाइट्रोजन का मैंने बताया, लेकिन इसमें क्या बोला था, सल्फर, आपके क्वेश्चन पढ़ना थोड़ा सा एक बार, सल्फर प्रेजेंट है और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट है। तो अगर आपके पास साथ में सल्फर, कार्बन एंड नाइट्रोजन तीनों प्रेजेंट हो, तो मैं बता देता हूँ एक ही बात है, वहाँ पे जो आपके पास सल्फर होता है, कार्बन होता है और फिर नाइट्रोजन का हम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, आपके पास यहाँ पे हीट करोगे तो यहाँ पे क्या बनता है, NaSCN बनता है। और फर्दर आपके पास SCN जो यहाँ पे अनायन वाला पार्ट है, इसका रिएक्शन आप कराते हो SCN Fe2+ से जब कराते हो, ठीक है, कंफर्म करने के लिए कि यहाँ पे है कि नहीं है टुगेदर में। तो FeSCN क्या बनता है, थ्राइस बनता है। ठीक है, और ये वाला जो कलर होता है, इसी का कलर होता है ब्लड रेड कलर होता है, ब्लड रेड कलर होता है। तो जिसके कारण आपके पास आता है कंपाउंड। तो ब्लड रेड कलर किसका है भाई, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है साफ साफ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपके पास C दिख रहा है साफ साफ, SCN, क्योंकि यहाँ पे आयरन +2 में होता है और यहाँ पे SCN, ये 3, क्योंकि इस पे नेगेटिव तो यहाँ पे 3 एनायन आ जाएगा। तो आयरन यहाँ पे +2 किस में होता है, प्लस, पूरा ओवरऑल कॉम्प्लेक्स कितने में होता है, 2+ में होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालना चाहो तो कोऑर्डिनेशन का वीडियो मैंने आपको बता रखा है, वहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। ठीक है भाई, कंसीडर, इसमें क्या रिएक्शन तो गिवन ही नहीं है, तो हम कंसीडर क्या करेंगे, इसमें आपको मैं लिख देता हूँ ये रिएक्शन कैसे कराया था। देखो मैं बताता हूँ सिंपल, ये बोला कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट ये बनाया था, क्या ये बना हुआ है, लिखता हूँ मैं यहाँ पे, मैं क्वेश्चन को कंप्लीट पहले लिखूँ। आपके पास C है और यहाँ पे आपके पास OH है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, C है, और इसकी रिएक्शन आपसे करानी थी, क्या था, HBr से कराना था। कुछ भी आप कर लो, देखो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनाना था, मैं आपको अभी समझ में आ जाएगा मैं करना क्या चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या होना था, अगर इसी को आप इसी सबस्ट्रेट को लोगे तो ही आपके पास प्रोडक्ट जो रिक्वायर्ड डिजायर्ड प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो कैसे होता है, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, ठीक है, लोन पेयर, इसके पास एसिड है, ये क्या कर दे देगा आपके पास, क्या दे देगा, H+ दे देगा। लोन पेयर के पास इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा। जैसे ही अटैक किया तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, C और यहाँ पे आ जाएगा OH, एक H पहले से था, एक आ गया O पे पॉजिटिव। O पे पॉजिटिव क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ऑक्सीजन पागल हो जाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तुरंत इसको तोड़ के बाहर निकाल देगा। अब कहोगे सर वैसे ही क्यों तोड़ा, देखो कॉन्सेप्ट ऑफ एरो ये कहता है, अगर एरो ऐसे चला तो हेड पार्ट पे पॉजिटिव और टेल पार्ट पे नेगेटिव, तो एरो हमारा इस तरीके से टूटा है, तो इस तरीके से टूटा है तो H2O पे, यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव था तो एरो इधर आया, यह इस पे नेगेटिव आएगा, ये H2O को -H2O को बाहर निकाल दिया तुरंत लिविंग ग्रुप की तरह। और आपके पास क्या रह जाएगा, ध्यान देना, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा टेल पार्ट पे कार्बोकटायन। अब ये कार्बोकटायन जो है आपके पास 2 डिग्री है, और ये कार्बोकटायन 2 डिग्री है, तो ये फर्दर रीअरेंज कर लेगा। रीअरेंज क्यों करेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ रही है। रीअरेंज में क्या होगा, आपके पास जो ये कार्बोकटायन है ये उठ के यहाँ चला आएगा और ये हाइड्राइड इधर चला जाएगा, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कैसे हुआ, ध्यान देना, C और आपके पास कार्बोकटायन उठ के यहाँ आ गया और ये हाइड्रोजन उधर चला गया। क्यों किया है शिफ्टिंग, देखो ये कार्बोकटायन अब 3 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हमें पता है कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होता है, तो स्टेबिलिटी आपके पास बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, इसलिए हमने रीअरेंजमेंट करा। और फर्दर अगले स्टेप में आपके पास जो Br- बचा था रिएक्शन में वो आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो आपका क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, BrCC और यहाँ पे ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जिसमें भी ये गिवन है ये D था, ठीक है। तो एक्चुअल में रिएक्शन ये थी यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, कैसे ये रिएक्शन बना, कैसे क्या हुआ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द नंबर ऑफ सिग्मा
एंड पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर इन द पीरिडीन। तो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर इन पीरिडीन बोला था, तो इससे इस इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। क्यों भाई? देखो सिंपल से काउंट कर लो यार भाई, कितनी, थोड़ा सा इसका मैं वो करता हूँ थिकनेस का। देखो पीरिडीन है आपके पास, इसमें सिग्मा बॉन्ड तो काउंट नहीं कर सकते, जो सिंगल बॉन्ड होंगे वो सिग्मा, और जो डबल बॉन्ड होते हैं वो क्या होता है? पाई। हाइड्रोजन ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था। काउंट करो जल्दी लिए। 3 पाई दिख रहे हैं आपको? कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं यहाँ पे? जो पाई बॉन्ड है दोस्तों, पाई बॉन्ड कितने? 3 है। डबल बॉन्ड में 1 पाई 1 सिग्मा होता है, तो 3 पाई हैं। सिग्मा काउंट कर लो कितने हैं? 1 2 3, 1 2 3 4 5, और इधर भी है सिग्मा, तो 6 7 8 9 10 11 दिख रहे हैं। और एक कहीं पे आपको सिग्मा दिख रहा है भाई, ध्यान देना, तो आपके पास सिग्मा आगे 11 आ गया और कहीं नहीं दिख रहा है। लोन पेयर कितने दिख रहे हैं? नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर है तो 1 है, तो कहाँ ऑप्शन दिख रहा है? ऐसा ऑप्शन नंबर बी, कर लो तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड स्पीसीज इज लीस्ट बेसिक। लीस्ट बेसिक हिसाब से पूछा है। तो देखो कभी भी अगर मैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देता हूँ बेसिसिटी का। अगर कभी भी बेसिसिटी आपको चेक करना हो तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर जो होता है उसकी अवेलेबिलिटी चेक कर लो, अवेलेबिलिटी चेक कर लो। अगर वो बढ़ रहा है तो बेसिसिटी भी बढ़ रहा है, ठीक है, वो डायरेक्टली होता है। अवेलेबिलिटी कैसे बढ़ता है? प्लस आई या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से बढ़ता है, आप प्लस एम प्लस एच से, ठीक है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात नोट करके लिखना, ग्वानिडीन जो होता है, ग्वानिडीन वो सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। अब कहोगे ग्वानिडीन होता क्या है? तो पहचानने का तरीका है, एक कार्बन से अगर 3 नाइट्रोजन डायरेक्ट लगा जाए, स्ट्रक्चर नहीं है ग्वानिडीन का, लेकिन पहचानने का तरीका यही है कि आपके पास एक कार्बन से 3 नाइट्रोजन डायरेक्ट अटैच हो तो उसे बोलते हैं ग्वानिडीन, और अगर एक कार्बन से 2 नाइट्रोजन अटैच हो तो उसे बोलते हैं एमिडीन। तो बस चेक कर लो यहाँ पे एक कार्बन से कहाँ 3 नाइट्रोजन अटैच्ड है डायरेक्टली, तो आप देख लोगे वो स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें पूछा था कहते लीस्ट बेसिक, तो लीस्ट बेसिक तो भाई ये तो स्ट्रॉन्ग बेसिक हो गया, ये तो होगा नहीं ग्वानिडीन टाइप। और यहाँ पर भी 3 नाइट्रोजन अटैच है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे कैसे चेक करोगे? देखो ये लोन पेयर है और ये लोन पेयर है, ठीक है, और यहाँ पे आप लोन पेयर चेक करोगे तो यहाँ पे जो ये लोन पेयर है ये तो रेजोनेंस में जा ही रहा है, ये साथ में रेजोनेंस में जा रहा है। लेकिन यहाँ का जो लोन पेयर है, देखो यहाँ का जो लोन पेयर है ये कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल, ऊपर से ऑक्सीजन भी है, तो यहाँ पे भाई जो लोन पेयर है ना ये इसमें बैक बॉन्डिंग कर ले रहा है, मतलब बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो बेसिसिटी आप देखोगे तो लोन पेयर सबसे ज़्यादा कहाँ पे अवेलेबल लग रहा है? कम अवेलेबल है इस वाले केस में। यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है लेकिन यहाँ पे कैसा हो रहा है? बैक बॉन्डिंग हो रहा है, तो ये वाला डोमिनेट करता है, तो इसलिए यहाँ पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, लीस्ट बेसिक हो जाएगा, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा, लीस्ट बेसिक हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है ये समझो, बाकी आप प्लेलिस्ट में जाना या चैनल पे जाना, 20 मिनट का वीडियो डालना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बाय IIT इन थिंकिंग, ट्रिक एंड टिप्स की प्लेलिस्ट में होगा, उसे देख लेना। जिंदगी में कभी कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा 30 मिनट की वीडियो में, हर वैरायटी का प्रॉब्लम है। फिलहाल यहाँ समझो, अगर कभी आपके पास एल्कीन है और वहाँ पे 2 ग्रुप लगे हैं ABCD, तो अगर A नॉट इक्वल टू B है और C नॉट इक्वल टू D है तो वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होते हैं। बेसिक कंडीशन यही है। तो यहाँ पे बना लो, पेंट 1 इन है, बना लो 1 2 3 4 5, पेंट 1 इन है तो यहाँ पे यही हो जाएगा 1, है ना। क्या यहाँ पे आपको दोनों ग्रुप, ये देखो ये A है ये B है, तो दोनों A और B सेम हो गए, तो ये तो GI शो करेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। चलो बना लो इसे, 2,3 बना लो भाई, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटीन, तो 1 2 3 4, एक 4 ब्यूट है ना, 2,3 पे डाई मिथाइल है, तो 1 2 3 4, तो 2 पे आप मिथाइल और 3 पे डाई मिथाइल लगा लो। और क्या बोला है? 2 पे इन है, तो 2 पे इन लगा लो। तो यहाँ पे देखो भाई ये A है और ये B है, ये आपके पास क्या है? ये C है और ये D है, दोनों भाई A B C सब बराबर आ गए, ये तो कभी GI शो करेगा ही नहीं। नेक्स्ट देख लो, आपके पास 2 मिथाइल प्रोपोनिन है, तो 2 मिथाइल प्रोपोनिन है, तो इसको कैसे बनाओगे? 1 2 3 और 2 पे मिथाइल लगाए, 2 मिथाइल
प्रोपोनिन, तो ये करेगा क्या, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम आ गया, ये भी नहीं करेगा, एक ऑप्शन बचा डी वाला, चाहे तो इसको भी चेक कर लो। 3,4 डाई मिथाइल हेक्स, हेक्स है तो 1 2 3 4 5 6 और 3 1 2 3, 3,4 पे डाई मिथाइल लगा हुआ है और 3 पे 1 2 3। तो देख लो भाई, ये आपके पास अलग ग्रुप है, ये अलग है, ये ए है ये बी है और यहाँ पे ये क्या है, ये सी है और ये डी है, तो यही वाला ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, बाकी आप देख लेना, बाकी पूरा प्लानिंग चल रही है आपको बताने के लिए किस तरीके से आप नंबर आ सकते हैं, आप इसको फॉलो कर लो, बाकी वो सब देख लो, मतलब कुछ नहीं देखने की ज़रूरत है। ये 37 ईयर पीवाई की देख लो, 25 मॉडल गेस पेपर आप कर लो जो हम बनाने वाले हैं और 100 टॉप 100 क्वेश्चन कर लो, बस हो गया, कुछ नहीं। ठीक है, पूरा गेस पेपर आ गया, यही पेपर लीक स्ट्रेटजी है, बहुत एनालिसिस के बाद हम लोग बना रहे हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ अल्फा बीटा डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, क्या हो जाएगा भाई करेक्ट रेट, सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन आपके पास डी अल्फा बीटा डी हाइड्रोहाइलोजिनेशन क्या होगा, तो पहला ऑप्शन आपके पास है ये। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा आपको डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन करना है, पहले ऑप्शन का कर लो। तो यहाँ पे आप करोगे तो ये आपके पास कौन सा पोजीशन है, हाइलोजन वाला जो पोजीशन है उसको आप मान लो 0 पोजीशन है, इसके बगल अल्फ़ा इसके बगल बीटा, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा इसको बाहर निकाल देगा, वही हो रहा है डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। डी मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हाइलोजिनेशन मतलब हाइलोजन का रिमूवल, तो अल्फ़ा बीटा हाइड्रोजन यही तो है, तो इसको रिमूव किया, आपके पास क्या हो गया ऐसे। यहाँ पे इन जनरल रिएजेंट जो लेते हैं अल्कोहलिक केवल लेते हैं हीट के प्रेजेंस में, वो भी मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, अगला बताओ आपके पास ये वाला यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, सेम कहानी है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा ऐसे, और लास्ट वाला आपके पास है आयोडीन और यहाँ पे ये है। तो अगर इसको बनाना चाहोगे तो ये भी बीटा है ये भी बीटा है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो, तो ये वाला इधर आएगा, इसको बाहर निकाल दो, ये भी वाला जा सकता है पर वहाँ से अल्फा हाइड्रोजन कम आते हैं। तो रेट किस में ज़्यादा होगा, साफ साफ आपको दिख रहा है कौन सा वाला होगा भाई, कि यहाँ पे देखो ये रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है डबल बॉन्ड, तो ज़्यादा स्टेबल है तो यहाँ पे रेट ज़्यादा होगा। और यहाँ पे देखोगे अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं आपके पास, 6 आ रहे हैं, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं आपके पास, 2 आ रहे हैं, यही वाले तो हैं अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन से। ठीक है, sp3 कार्बन जुड़े हाइड्रोजन का अल्फा हाइड्रोजन, तो आपके पास कौन सा फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट और फिर थर्ड हो जाएगा और फिर सेकंड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको कौन दिख रहा है, ये डी दिख रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि ये वाला 15। ठीक है, इसमें बोला था स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, क्या गिवन था ध्यान से पढ़ो, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, टू स्टेटमेंट मतलब गिवन है, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन द इंडक्टिव इफेक्ट प्रीडोमिनेट्स। ठीक है, देखो स्टेटमेंट फर्स्ट है और स्टेटमेंट सेकेंड है कि हाइपर कंजुगेशन इज ऑब्जर्व्ड इन ऑर्थोजाइलिन। आइए समझते हैं इसको। अगर आप इंडक्टिव को समझना चाहते हैं तो वैसे मैंने बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया है, ज़िंदगी में कोई जीरो से ऑर्गेनिक पढ़ना चाहता है तो वहाँ पे समझ सकता है, पर समझो देखो आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, चलो एक सीक्वेंस भी बता देता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक क्या है, मान लो एक इंसान है, क्या है, एक इंसान है। ठीक है, और जिस तरीके से एक इंसान बिना हार्ट के जीवित नहीं रह सकता, उसी तरीके से आपके पास जो जीओसी है वो इंसान का क्या है, हार्ट है, इंसान का क्या है, हार्ट है। तो जिस तरीके से एक इंसान बिल्कुल हार्ट से के बिना नहीं जीवित रह सकता, उसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना जीओसी के नहीं पढ़ी जा सकती। अब समझो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, उसमें हम पढ़ते हैं क्या, रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। और रिएक्शंस क्या होते हैं भाई, अभी तक आपने पढ़ा है रिएक्शंस जो होते हैं बेसिकली उसमें एक होता है रिएक्टेंट होता है, अब समझ लो थोड़ा सा समझ लो फिर आते हैं इस पर, और एक क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। और जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक की स्टोरी होती है ना, वो बहुत ही बिग स्टोरी होती है। मैं आपको बता दूं ये क्या होती है, बिग स्टोरी होती है। आप कहोगे सर ये बिग स्टोरी क्या है, तो बिग स्टोरी अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट में बेसिकली कई सारी चीज़ें होती हैं, सबस्ट्रेट होता है ना, फिर अटैकिंग रिएजेंट होता है, फिर आपके पास कहीं सॉल्वेंट आता है, और फिर आपके पास क्या होता है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और फिर आपके पास यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, और फिर आपके जाके प्रोडक्ट बनता है। ये सारी चीज़ें होती हैं एक रिएक्शन को होने में।
और हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को अलग अलग डिस्कस करते हैं, सबस्ट्रेट को अलग, इसको अलग, इसको अलग। रिएक्शन इंटरमीडिएट भी कई तरीके के होते हैं, कार्बोकटायन, कार्बो अनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन। मैंने कुछ ही बनाए हैं और एक बेंजाइन होता है, ठीक है। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं। तो इन सभी को अलग अलग हम पढ़ते हैं, अलग अलग। वैसे मैंने जीओसी पूरा पढ़ा रखा है आपको, चाहे तो आप देख लेना जीरो से, ठीक है। ऑर्गेनिक पढ़ने कैसे पढ़ा जाता है, इंडक्टिव रेजोनेंस में कभी दिक्कत नहीं आएगा। अब उसके बाद हम सबस्ट्रेट को अलग देखते हैं। सबस्ट्रेट में क्या होते हैं, समझ लो, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट में क्या होते हैं, एटम होते हैं। एटम में क्या होते हैं भाई, एटम किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन। और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, है ना। और जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे क्या होता है, धक्का मुक्की होता है। क्या होता है, धक्का मुक्की होता है। इस धक्का मुक्की को नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट नाम देते हैं। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ये दो तरीके से होता है, एक होता है परमानेंट, एक होता है टेम्परेरी। परमानेंट क्या होता है, ध्यान देना, परमानेंट कौन से इफेक्ट होता है, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन। टेम्परेरी क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो यही क्या बोला था इसमें, इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो आपको इंडक्टिव इलेक्ट्रोमेरिक आना चाहिए। अब इंडक्टिव क्या होता है ये समझना। इंडक्टिव बेसिकली होता है आई इफेक्ट, वहाँ पे अगर देख लेना आपको ऑर्गेनिक पढ़ना हो, ठीक है, जीओसी पढ़ना हो बेसिकली, तो इंडक्टिव इफेक्ट होता है जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है। क्या हो गया, इंडक्टिव जो होता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास कार्बन 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 और फ्लोरीन है, तो यहाँ पे जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है, तो ये क्या करता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींच लेता है। ऐसे इस पे आ जाता है नेगेटिव, इस पे आ जाता है पॉजिटिव। तो जब इंडक्टिव इफेक्ट कब लगता है, जब आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या आता है, नॉट इक्वल टू जीरो आता है। कई सारे फैक्टर होते हैं, डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर होता है, डिटेल में हमने वहाँ पे बात किया है। पर यहाँ पे क्या बोला है, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट, when inductive and electromeric effect operate in opposite direction the inductive effect predominate। बोला इंडक्टिव इफेक्ट प्रीडोमिनेट होता है, नहीं भाई देखो, अपने पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है ना दोस्तों, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कब शो होता है, जब आपके पास मल्टीपल बॉन्ड आते हैं। जैसे मान लो डबल बॉन्ड आ गया, या सी डबल बॉन्ड ओ आ गए, या सी ट्रिपल बॉन्ड, आपके पास यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये आपके पास, जैसे ऐसे एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो आपके पास यहाँ पे है इलेक्ट्रोमेरिक आ गया, ठीक है, और आपने यहाँ पे क्या अटैक करा, एक मान लो न्यूक्लियोफाइल से आपने अटैक करा है। न्यूक्लियोफाइल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मान लो आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो आपके पास जैसे ही न्यूक्लियोफाइल को ये देखेगा ना, ये अपने बॉन्ड को ब्रेक कर लेता है। तो ब्रेक कर लेगा तो यहाँ पे क्या बनता है, कार्बोकटायन बनता है। कार्बोकटायन कैसे बना, अगर बॉन्ड को आपने ऐसे चलाया तो आगे की साइड यहाँ पे हेड पार्ट पे नेगेटिव, टेल पार्ट पे पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पे कार्बोकटायन बना। अगर ऐसे तोड़ोगे तो कार्बोकटायन कहाँ बनेगा, ध्यान देना, आपके पास कार्बोकटायन बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो फर्दर जो रिएक्शन डिसाइड होगा इस कार्बोकटायन को देख के डिसाइड होगा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, वीकेस्ट इफेक्ट होता है, और इलेक्ट्रोमेरिक भाई ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, sp2 के बगल sp3 कार्बन है ना। तो बात वही है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, प्री डोमिनेट नहीं करता मेरे दोस्त, ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक डोमिनेट करेगा, क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन हम हाइपर कंजुगेशन की वजह से देखेंगे, ना कि इंडक्टिव, क्योंकि वो डोमिनेटिंग होता है, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट बोला था कि हाइपर कंजुगेशन इन ऑर्थोजाइलिन। ऑर्थोजाइलिन क्या होता है, सबसे पहले तो यही बनाना आना चाहिए। आपके पास ऑर्थो पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा लो, तो बोला हाइपर कंजुगेशन ऑकर होता है। हाँ भाई ये देखो आपके पास sp2 कार्बन है और ये आपके पास sp3 कार्बन है, तो हाइपर कंजुगेशन और हल्फा हाइड्रोजन भी दिख रहे हैं, तो हाइपर कंजुगेशन होगा, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कभी आपको ऑर्गेनिक नहीं समझ आई है ना, तो जैसा आप कमेंट करोगे वैसा मैं करूँगा। सबसे पहले कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए, पहले सिखा देता हूँ। मान लो अगर पढ़ना हो तो ऐसे पढ़ना, कब आ जाएगा समझ। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना, फिर आप बेसिक ऑर्गेनिक में आपका ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, IUPAC नेमिंग आ जाएगा, ये बेसिक है। आइसोमेरिज्म भी इसी में आता है, ठीक है। और फिर आप पढ़ना GOC, फिर पढ़ना रिएक्शन मैकेनिज्म, कभी आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। और मैंने बेसिक ऑर्गेनिक GOC पढ़ा दिया, रिएक्शन मैकेनिज्म 50 लेक्चर पढ़ाऊंगा। आपका कमेंट अगर बहुत आया ना, बहुत से लोग डिमांड करोगे कि पूरी ऑर्गेनिक पढ़नी है आपको एकदम जीरो से, तो आपको सही बता रहा मैं, ऐसी ऑर्गेनिक बता दूंगा ना, कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको डेमो लेना होगा ना, तो जाके आप GOC वाला लेक्चर देख लेना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये कि द IUPAC नेम ऑफ द एन एलिमेंट। वैसे दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपके वहाँ का है, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, पर यहाँ पे गिवन है तो बता देता हूँ। तो यहाँ पे 119 है ना, इसका एक रूल अलग होता है। अगर एक होता है तो इसे क्या बोलते हैं, अन बोलते हैं ना। 2 1 है तो यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हो, 2 1 है तो आप बोल सकते हो अन, और यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, अन
ठीक है। और लास्ट में आपके पास 9 है, तो 9 को आप क्या बोल सकते हो भाई, ध्यान देना। और 9 के लिए आप क्या लिखते हो, 9 के लिए आप लिखते हो EN बोलते हैं ना। और कभी नेमिंग लिखते टाइम लास्ट में IUM को ऐड कर देते हैं, तो पूरी नेमिंग क्या हो जाएगा, अभी पूरा बता देता हूँ, अन और क्या हो जाएगा ENNIUM। तो ये कैसे, कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिख रहा है, ये हो गया। फिलहाल आपको पूरा बता देता हूँ, रूल ही बता देता हूँ। अगर आपके पास यहाँ पे डिजिट गिवन हो, ठीक है, डिजिट गिवन हो 0 1 2, मैं ये थोड़ा सा ऊपर इसको लिखता हूँ, ठीक है, कॉपी किया और इसको मैंने ऊपर ले गया है, हाँ सॉरी, कोई बात नहीं, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ 3 4, और फिर से यहाँ पे लिख, इस 0 के लिए आप लिखते हो, क्या लिखते हो, नील लिखते हो। नेम क्या हो जाता है, नेमिंग टाइप लिखते हो, नेम लिख लो आप चाहे तो, IUPAC लिखते टाइम, है ना। नील हो जाता है, 1 के लिए अन हो जाता है, 2 के लिए क्या हो जाता है बाई, 3 के लिए आप लिखोगे तो ट्राई, और 4 के लिए लिखोगे तो एक्वा बोलते हैं यहाँ पे, सॉरी एक्वा नहीं बोल के इसको क्वाड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वाड। 4 है ना, क्वाड, क्वाड। और 5 को आप बोल दोगे पेंट, 6 को आप क्या बोल देते हो, 6 को आप बोलते हो हैक्स, 7 को बोलते हो यहाँ पे सेप्ट, ठीक है, 8 बोलते हो ऑक्ट, और 9 को बोलते हो इन बोलते हैं, ठीक है। तो याद रख लेना। तो ऑप्शन नंबर आपके पास ए सही हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये फिर से ऑर्गेनिक कंपाउंड का आ गया क्वेश्चन, पर इसको मैं समझा ही देता हूँ आपको, आ गए हैं तो बाकी मैं इसका अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, पहले बता दे रहा हूँ आपको। जिल्डोल मेथड और ड्यूमास मेथड जो यूज होता है, किसके लिए होता है, नाइट्रोजन के लिए यूज होता है। क्या बोले, द जिल्डोल मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी यूज टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, क्या बोला है, एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। तो भाई आपको जिल्डोल मेथड उसी को यहाँ पे वो करता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अगर मान लो कभी आपको क्या दिख जाए, ये ग्रुप दिख जाए, NO2 ग्रुप दिख जाए, या आपके पास पिरिडीन दिख जाए, तो ये जिल्डोल में यहाँ पे एस्टिमेट नहीं किए जाते हैं ना, ये नहीं किए जाते हैं आपके पास। तो ये बस इसको सेपरेट कर दो, ये जिल्डोल मेथड से एस्टिमेशन इनका नहीं होता है। सी पास आपके पास साफ साफ दिख रहा है आंसर, तो एनिलीन हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा, याद रखो। चलो आगे आपके पास देखते हैं, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, इसका IUPAC नेम लिखना है। तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा, सिंपल है, इसको तो आप कर ही पाओगे, मैं बताता हूँ कैसे इसको लिखना है। पहले अलग से इसको मैं लिखता हूँ, ठीक है, आपको ये PDF भी मिल जाएगा लिंक में। और कभी आपको मान लीजिए कोई कांटेक्ट करना हो, कमेंट भी कर सकते हो, और नहीं इंस्टाग्राम का लिंक भी है, आप वहाँ पे जाके फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, जो भी है बेसिकली ये कहने का मतलब है। और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे अपन, तो डायरेक्ट आपके पास जो भी मैसेज होगा वहाँ पे कर दोगे, तो हम मैसेज सीन कर लेंगे, जो भी प्लानिंग होगी अभी आगे के लिए वहाँ पे आप वो कर सकते हो ना। तो जल्दी एक ग्रुप हम बनाने वाले हैं अच्छे से व्हाट्सएप में, आप सब ज्वाइन हो जाना वहाँ पर, ठीक है। तो कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं जिन चीज़ों को फेस किया हूँ मुझे एक एक चीज़ पता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपको सभी अच्छे अच्छे टीचर मतलब जो भी हैं हमारे साथ रहेंगे और आपकी मदद करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे क्या है आपके पास, क्लोरीन है, हाइड्रोक्साइड है, ब्रोमीन है, ठीक है। तो इसमें कोई भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यूज नहीं हुआ है। तो आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अगर नहीं यूज हुआ है तो आप नंबरिंग कहाँ से करोगे, देखो नंबरिंग अगर मान लो आपने इधर से करना स्टार्ट किया तो करो एक बार, देखो तो यहाँ पे आप नंबरिंग मान लो अगर इधर से स्टार्ट करते हो तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इधर से ब्रांचिंग किस किस पोजीशन पे आ रहे हैं, 2 3 4 और 6 पे आ रहे हैं। आप इधर से अगर ऐसे जाते हो तो, और मान लो अगर इधर से नंबरिंग किया आपने तो क्या हो रहा है, 1 2 3 है ना, और ये 4 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ब्रांचिंग किधर किधर आ रहा है, 1 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है। तो लोएस्ट लोकेन रूल क्या कहता है, पहला देखो 2 है, ये 1 है, लोएस्ट नंबर कौन है, 1 है, तो नंबरिंग हम हमेशा इस साइड से करेंगे। तो नेमिंग बस लिख लो, क्या हो जाएगा, 1 पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो लगा है। और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखोगे, इसमें B है, इसमें O है, इसमें C है, पहले कौन आएगा, B आएगा। तो 1 ब्रोमो किस में दिख रहा है, चलो पहले में दिख रहा है 1 ब्रोमो, 2 ये पहले में और इसमें दिख रहा है, 2 ऑप्शन तो कट कर दो। अब आपको पास क्या है, यहाँ पे कितने पे, 4 पे क्या लगा हुआ है भाई,
4 पे आपके पास 1 2 3 4 पे आपके पास हाइड्रोक्सी लगा है, 5 पे क्या लगा हुआ है भाई, 5 पे यहाँ पे क्लोरो, ये देखो 3 पे आपके पास हाइड्रोक्सी लगा है, 5 पे क्लोरो लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला देखो। तो 5 क्लोरो 4 मिथाइल, 4 पे मिथाइल लगा हुआ है, ये दिख रहा है ना, ये इधर से, और हेक्सेनॉल। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन क्या है, तो आपको देख लो भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी रेजोनेंस कर रहा है, इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, क्रॉस रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे ये केवल इधर रेजोनेंस कर रहा है, और यहाँ पे आपके पास कौन सा, ये हाइपर कंजुगेशन कर रहा है, दिख रहा है ना, हाइपर कंजुगेशन साफ साफ। कार्बोकेटाइन मतलब sp2 है, ये sp2 है, और sp2 के बगल क्या है, sp3 है, और sp3 से हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये भी आपके पास हाइपर कंजुगेशन कर रहा है। रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन में रेजोनेंस डोमिनेटिंग होता है, पता है आपको। तो साफ साफ दिख रहा है आपके पास। अगर किसी को डाउट है तो वो भी करके बता देता हूँ भाई। देखो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, ये कार्बोकेटाइन है, ये आपके पास sp2 है, ये आपके पास sp3 है, तो ये हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो इसी को हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं, है ना। और यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है A-B-C के ऊपर कार्बोकेटाइन, तो वहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस होता है। तो यहाँ पे 2 बार रेजोनेंस हो रहा है दोनों साइड से, और वहाँ यहाँ पे 1 ही बार रेजोनेंस हो रहा है ना। तो आपके पास साफ साफ अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट। तो फर्स्ट ही सही हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर ऑफ एथेन। तो डाइहेड्रल एंगल क्या होगा, लीस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर ऑफ एथेन। तो डाइहेड्रल एंगल मैं आपको बता देता हूँ। चलो एथेन है, तो देखो एथेन को पहले बना लो, HCH3, ये एथेन है। अब इसका कॉन्फॉर्मर आप बना लो। कॉन्फॉर्मर कैसे बनते हैं, ये आपके पास फ्रंट कार्बन होता है, ये आपके पास बैक कार्बन होता है, ठीक है। नंबरिंग कर लो, चाहे तो एक है, एक दो, किधर से भी कर सकते हो। तो फ्रंट कार्बन को जो है, फ्रंट कार्बन को अपन ऐसे लिखते हैं, और बैक कार्बन को कैसे लिखते हैं, ऐसे बनाते हैं, है ना। तो देखो ये अगर आपको डाउट हो तो ये भी मैंने वीडियो बनाया एक बार, इसको देख लेना, ठीक है। कॉन्फॉर्मर पे सारे 20 मिनट की वीडियो में सब कुछ आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। तो फ्रंट कार्बन को मैंने ऐसे बना लिया, है ना, कोई दिक्कत है यहाँ पे। और फ्रंट कार्बन से कितने 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो मर्सिडीज टाइप हमेशा बनाया करो। इसको क्या बोलते हैं, ये ऐसे, ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये ऐसे बन गया, ठीक है। ये 3 हाइड्रोजन लगे थे, ऐसे बना लो, ये फ्रंट का बन गया। और बैक कार्बन को ऐसे बना दो यहीं पे, और यहाँ पे जब बनाओगे तो इससे भी आपके बैक कार्बन से भी आपके पास 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो आपने ऐसे बना लेना, ठीक है। बना लो, ऐसे बना लिया भाई, ऐसे, ठीक है, ऐसे बना लिया। अब कोई कहेगा सर आप थोड़ा सा इसको अदल बदल भी सकते थे, ठीक है भाई, बदल लो। आप क्या करोगे, चलो इसको 60 डिग्री घुमा देते हैं। तो यही होता है कॉन्फॉर्मर जब पढ़ते हो तो ये ऐसा ही करते हैं। तो ये जो बैक कार्बन है आपके पास, इसको 60 घुमाया, इसको भी 60 घुमाया, और बैक कौन सा था, ये है, आप इसको भी 60 घुमाया। तो आपके पास नया कन्फर्मर जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ध्यान देना। नया आपके पास जो कन्फर्मर आएगा इस बार आपके पास, वो हाइड्रोजन इधर हो जाएगा 60 डिग्री घुमाने पे। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है बताओ, यहाँ पे आपको दिख रहा है साफ साफ। तो आपके पास ये कन्फर्मर को बोलते हैं स्टैगर्ड, नहीं सॉरी, ये इक्लिप्स्ड है। ये क्या है, एक्लिप्स्ड है, ठीक है, एक्लिप्स्ड कन्फर्मर, और इसको बोलते हैं स्टैगर्ड, बोलते हैं स्टैगर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, इक्लिप्स्ड वाले में ये बिल्कुल एक दूसरे के पीछे है, जो दिख रहा लाइन एक दूसरे के पीछे है, मतलब एंगल यहाँ पे जो होता है 0 है, ठीक है, एंगल 0। तो ये जो हाइड्रोजन के बीच में एंगल दिख रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, डाइहेड्रल एंगल बोलते हैं, डाइहेड्रल एंगल। तो यहाँ पे डाइहेड्रल एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री। यहाँ पे कितना है भाई, एक दूसरे के पीछे हैं, पैरेलल है बिल्कुल, लाइन के ऊपर, बस छोटी बड़ी लाइन है इसलिए दिख रही है, तो 0 डिग्री। तो यहीं पे और बोला था लीस्ट स्टेबल, तो ये भाई स्टेरिक भी करेंगे, लीस्ट स्टेबल है, ये थोड़ा सा स्टेरिक कम हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये दूर है, तो यही लीस्ट स्टेबल है, इसके बीच में एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा। तो मैंने बता दिया आपको, बाकी ये वीडियो बोलोगे तो बना देंगे सभी चीज़ें, ठीक है, जो भी बोलोगे आप लोग। बाकी चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव अ सॉल्यूट विच डिजॉल्व इन अल्कली, ठीक है। इससे अगर आपको ये किसके लिए यूज होता है, हिंसबर्ग टेस्ट जो होता है ना ये वाला, इससे आप क्या पहचानते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन को आप पहचानते हो। किस तरीके से पहचानते हो ये मैं आपको सिखाता हूँ,
देखो आपके पास हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। हिंसबर्ग रिएजेंट जो होता है वो क्या होता है, C6H5SOCl होता है, ठीक है, इन शॉर्ट में समझो। तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे, किसका रिएक्शन कराओगे भाई, जो भी अमाइन आपके पास है, ठीक है। मान लो आपके पास, हमने पहले केस में अमाइन जो लिया है वो कौन सा अमाइन लिया है, मान लो प्राइमरी अमाइन लिया है, ठीक है। आपने 1 डिग्री प्राइमरी अमाइन ले लिया। तो यहाँ पे होता क्या है, जब रिएक्शन हो जाएगा, ये हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्शन करेगा, जो कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होगा वो क्या होता है भाई, वो आप जब देखोगे तो वो अल्कली में, जो भी आपके पास अल्कली होंगे उसमें क्या होता है, सॉल्यूबल होता है। अल्कली में आपके पास सॉल्यूबल होता है। रिएक्शन भी करके आपको समझा देंगे, पर ये मेन चीज़ है, याद रख लो, बहुत क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। और अगर आपके पास हिंसबर्ग रिएजेंट फिर से लिया, और अगर आपके पास 2 डिग्री अमाइन है, ठीक है, अगर हिंसबर्ग का रिएक्शन भी देखना है तो आप डाल देना ECI थिंकिंग पे, वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया हुआ है। मतलब ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं, पर वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में है। पर यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, मैं इतना इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। यहाँ पे जो आपके पास कंपाउंड बनेगा वो बस याद रख लेना, इनसॉल्यूबल होता है। अल्कली में क्या होता है, इनसॉल्यूबल होता है अल्कली में। तो पहचान लोगे, अगर इनसॉल्यूबल है तो कौन सा हुआ, 2 डिग्री हुआ। और जो 3 डिग्री होता है वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कोई भी रिएक्शन ही नहीं देता भाई, वो 3 डिग्री होता है। तो क्या बोला, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव सॉलिड विच डिजॉल्व इन अल्कली, विच डिजॉल्व इन अल्कली बोला है। तो कौन सा डिजॉल्व हो जाएगा, 1 डिग्री वाला हो जाएगा। तो 1 डिग्री वाला आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये NO2, तो इसे तो हटा ही दो, NO2 कहाँ है इसमें, ये आपके पास 2 डिग्री दिख रहा है, और ये आपके पास 1 डिग्री दिख रहा है, क्योंकि ये नाइट्रोजन एक कार्बन से डायरेक्ट अटैच है 1 डिग्री, तो यही टेस्ट देगा। और ये वाला तो 3 डिग्री है, ये तो देगा ही नहीं। तो बस यही होता है हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। और अच्छे से अगर समझना चाहते हो हिंसबर्ग रिएजेंट, तो रिएक्शन, एक रिएक्शन लिख के आपको समझा देता हूँ। देखो ये हिंसबर्ग रिएजेंट है ना, C6 और SOCl2 था। जब इसका रिएक्शन आप कराते हो किससे, प्राइमरी अमाइन, मान लो हमने ये ले लिया C2H5, तो यहाँ पे जो आप ये C है ना, यहाँ पे आपके पास जो कंपाउंड बना, PH लिखता हूँ इसको, SO, और ये क्या है, NC2H5, साथ में HCl भी रिलीज हो जाता है। तो इसी को हम देखते हैं सॉल्यूबल करके, ठीक है, यही वाला कंपाउंड जो बनता है, और कंपाउंड यहाँ पे जो मैंने बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास ये टर्शियरी क्या लिखा, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। अरे भाई सिंपल है, कार्बोकटायन बनाओ, इससे इजी तो क्वेश्चन होगा ही नहीं। ये टर्शियरी है और क्या बोला है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी भी आपने बना लिया। चलो भाई ब्यूटाइल है तो 4 कार्बन वाला बना लो। बोला है टर्शियरी वाला क्या है, मोर स्टेबल है ना, यहाँ पे स्टेबल है किससे, सेकेंडरी से। क्यों है, यहाँ पे भाई देखोगे CH3 यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हो रहा है भाई। कार्बोकटायन मतलब sp2, और ये आपके पास sp3। हाइड्रोजन भी है, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 5 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 3 यहाँ पे हैं और 2 आपके पास यहाँ पे हैं। तो कहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है, यहाँ पे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा। तो कौन सा इफेक्ट लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, ऑप्शन नंबर C लग रहा है, रेजोनेंस हो ही नहीं रहा, ठीक है। ये देखो पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है भाई, पेपर क्रोमेटोग्राफी जो होता है वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज के लिए था, इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आप कर लो, ठीक। क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ेंगे, वो बताएंगे। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन पेन टू इन 4 आइन, पेन टू 4 इन आइन बना लो भाई, ये तो सिंपल है। 1 2 3 4 5, 2 पे इन लगा हुआ है तो 1 2 2 इसे दे दो, 2 पे इन, और 1 2 3 4 पे आइन लगा हुआ है, तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे लगा लो। अब देख लो क्या बोला, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड बना लो सभी। स्ट्रक्चर H और H, यहाँ पे आपके पास H है, हो गया भाई। काउंट करो सिग्मा बॉन्ड, चलो कितने हैं, सिग्मा 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 सिग्मा, एक सिग्मा है यहाँ पे 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं, और 1 सिग्मा, कितने सिग्मा दिख रहे हैं, 3 6 2 8 1 9 10 1 11 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं। तो 11 सिग्मा बॉन्ड आपको कहीं पे दिखे भाई, काउंट कर लो, गलत तो नहीं काउंट कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 1 11 दिख रहे हैं। तो क्या द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड,
तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इसमें गलत है क्या? कहीं पे तो कुछ लोचा लग रहा है, देख लिया 3। अरे भाई ये वही तो मैं सोच रहा हूँ कहाँ से गलती मैं कर रहा। भाई कार्बन के 5 ही बॉन्ड होते हैं ना, तो ये तो बन गया था, दिख रहा है आपको यहाँ पे। ये 3 1 4 कहाँ से आप बना दिए, तो ये लोचा था यहाँ पे आपके पास। ये समझ पा रहे हो ना, यहाँ पे कैसे 5 बॉन्ड मैंने बना दिया है ना, तो 5 बॉन्ड तो कभी पॉसिबल ही नहीं होंगे। और क्या बोला था, पेन 2 इन 4 आइन, तो 1 2 3 4 5 हो गया ये, और 2 पे 1 2 पे इन है, 4 पे आइन लगा हुआ है, और आइन है भाई तो ये ही होगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आप लगा सकते हो। तो कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, 10 ही सिग्मा तो आ रहे हैं। समझ गए ना, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। अच्छा दोस्तों, कभी कभी छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है, लगातार 3 2 2 घंटे की वीडियो बनती है, दिमाग भी चलता है, मुंह भी चलता है, तो छोटी छोटी गलतियाँ वो समझ जाया करो आप। कभी होगा कुछ ऐसा तो आप समझ जाना और मैसेज कर देना, मैं आपको बता दिया करूँगा, है ना। ये नहीं कि सर ने गलत बता दिया ऐसे वैसे, है ना। कभी कभी होता है कि हाँ जज करने लगते हैं बच्चे, है ना, इतना ये नहीं देखते कि उसके पीछे कितनी मेहनत है। पर हालांकि वो सब छोड़िए, आप कमेंट कर दोगे तो हम पूरा एकदम प्रॉपर जवाब दे देंगे आपको, जो नॉलेज देंगे ना आपको। मैं आज किताबों का नाम आपको बता देता हूँ, चाहे तो आप कभी सर्च कर लेना। जो भी अपन जो नॉलेज देते हैं ना, कैरी अथर्स, है ना, ये सब बुक हैं, जेरी मार्च और क्लेडन, सोलोमन्स फ्राइल, ये सब किताबें हैं अच्छी अच्छी ना, मतलब मिक्सचर इसका सबका देते हैं। हम लोग भी कहीं से ही पढ़े हैं, ऐसा नहीं है, भगवान है, पर हाँ आपको बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। तो 10 सिग्मा बॉन्ड हो गया और 3 पाई बॉन्ड हो गया, 2 यहाँ से पाई बॉन्ड, 1 यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चलिए ये देखते हैं, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अमंग द फॉलोइंग। स्टेबल कार्बोकैटायन आपको देखना है। तो स्टेबल कार्बोकैटायन कितने बार आपने क्वेश्चन कर लिया, ये वाला क्वेश्चन आप जल्दी से बता दो कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे बना लो, क्या है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, देखो, चलो ये पहला है, और यहाँ पे सी और ये लगे हुए हैं, है ना। यहाँ पे आप बना के देख लो, ये तो नहीं, सेम नहीं है। कार्बोकैटायन मतलब हाइपर कंजुगेशन तुरंत चेक किया करो, रेजोनेंस हो रहा है तो उसे कर लो, नहीं तो ये है एक, ठीक है, CH3। और आपके पास क्या है, यहाँ पे है, इसको भी आप बना लो, तो C और C, हाइड्रोजन को हम नहीं दिखा रहे हैं ना, और यहाँ पे कार्बोकैटायन ये तो दिख ही रहा है आपको, C और C है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से अगर, तो यहाँ पे कितने, ये कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन, ये कार्बन, कितने अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, अल्फा हाइड्रोजन समझ गए ना, sp2 कार्बन के बगल sp3 जो कार्बन होता है उससे जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो आपके पास यहाँ पे अगर देखोगे तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना, इस साइड जो लगे हुए हैं। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देख लो, यहाँ पे कितने हैं, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है ना आपको, 3, और इसके बगल ये, तो कितने, 5 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास साफ साफ दिख रहा है, सी सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास ये 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू -i इफेक्ट। -i इफेक्ट का ऑर्डर सिंपल, ये तो डायरेक्ट ऑर्डर पूछ लिया, मैं अपने GOC के लेक्चर में ये सब पूरा बता दिया हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो सबसे ज़्यादा अगर ऑर्डर आप देखोगे करेक्ट तो कौन सा हो जाएगा, F, फिर OR हो जाता है, और फिर NH2 का होता है। -i का भी डायरेक्ट ऑर्डर ही पूछ लिया है आपसे, ठीक है, तो ये आप याद रख लें। चलिए भाई देखें आपसे, और अगर लिखना चाहोगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख सकते हो AnR3 प्लस करके आता है ना, फिर यहाँ पे आपके पास एक मेन जो है उसको लिखा देते हैं, AnO2 आता है, फिर SO3H आता है, और फिर साइनाइड आता है। फिर आपके पास लिख लो, अगर फ्लोरीन का लिखना चाहो, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन। एक नीट में और क्वेश्चन पूछा है, OR का ज़्यादा होता है OH से -i, ठीक है। यहाँ पे रिपल्सन हो जाता है OR के बीच में, जिसके कारण बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा तो -i भी बढ़ जाता है। तो ये याद रख लो कुछ का। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, देखो दिख रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल आपसे पूछा था, तो ये आपके पास पहला स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे ध्यान से, चलो दिख रहा है आपको, आई होप आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे ये कार्बोकैटायन है, ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है इसके साथ। अगर इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहो तो कर सकते हो। आपके पास यहाँ पे है, और कार्बोकैटायन उठ के आपके पास NO2 के बगल में आ जाएगा, और ये NO2 आपके पास -i -m इफेक्ट लगाता है, तो -i कार्बोकैटायन को तो पसंद नहीं होता है, तो डिस्टेबलाइज करेगा, हटाओ इसे, तुरंत हटा दो।
तो ये तो क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा, ये तो होना ही नहीं है। अब देखो कार्बोकैटायन यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे आपके पास अगर सोचोगे ये वाला नहीं होगा, लेकिन आपसे एक ये भी हो सकता है, सुनो इसे क्यों बनाना ही बनाना है यहाँ पे, ऐसे ही सोचो ना, ये कार्बोकैटायन यहाँ पे है, एक कार्बन की डिस्टेंस पे है, यहाँ पे देखो ये कार्बोकैटायन ऑलरेडी बना हुआ है, रेजोनेंस बना के, है ना, तो यहाँ पे जस्ट बगल में, अरे ये वाला बना है ना, देखना ये कार्बोकैटायन यहाँ बना हुआ है, तो ये तो भाई पसंद नहीं करेगा, ये NO2 माइनस आई और माइनस यहाँ में इफेक्ट लगाता है, तो ये तो दूर ही रहना चाहिए कार्बोकैटायन से। चलो यहाँ पे देखो ये तो बहुत ज़्यादा दूर है, दिख रहा है आपको, ये बहुत ज़्यादा दूर है, और यहाँ पे देखोगे तो ये तो भी पास में है, तो भाई कार्बोकैटायन क्या होता है, हमेशा प्लस आई और प्लस एम को पसंद करता है, तो भाई माइनस आई एम के बगल में थोड़ी रहेगा, ये तो रहना नहीं चाहिए, तो आप हटा दो, जितना दूर रहेगा इससे उतना पसंद होगा, क्योंकि ये माइनस आई माइनस एम लगाता है। तो यहाँ पे देखो ये कितना दूर पे, एक कार्बन दो कार्बन की दूरी पे है, यहाँ पे कितना दूरी पे है, यहाँ पे देखो एक ही कार्बन की दूरी पे, और यहाँ पे भाई तो जस्ट पास हो गया, तो सबसे मोस्ट स्टेबल हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और था जो मैं आपको रेजोनेंस करके बता रहा था, वो क्वेश्चन ऐसे कुछ गिवन था, यहाँ पे कार्बोकैटायन था ऐसे था, और यहाँ पे NH2 गिवन था, तो इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो भी नीट का ही क्वेश्चन है, उसको जब सबका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ये कार्बोकैटायन ऐसे ऐसे जाता, और फिर ये होते होते आपके पास क्या बन जाता था पता है, आपके पास यहाँ पे ये आता ऐसे, और कार्बोकैटायन यहाँ जाता, और यहाँ पे NH2 लगा था, तो ये लोन पेयर इसके साथ बैक बॉन्डिंग कर लेता, जिसके कारण स्टेबिलिटी हो जाती। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट था, वो आप देख लेना क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्डर पूछा है, तो सिंपल ही क्वेश्चन है, देख लेते हैं। sp2 होना चाहिए, अगर एक ट्रिक भी बता देता हूँ, चलो अगर सिंगल बॉन्ड दिखे तो वहाँ पे क्या होता है sp3, डबल बॉन्ड दिखे तो वहाँ पे क्या होता है sp2, और ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो वहाँ पे क्या होता है sp होता है। ये ट्रिक तभी लगाना जब कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड गिवन, केवल कार्बन हाइड्रोजन, और यहाँ पे मत लगा देना, एक्सेप्शन नहीं, आप रूल समझ लो, वो भी सिखा देता हूँ। ये एक डबल बॉन्ड तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है sp हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, ट्रिक रूल कॉन्सेप्ट होता है सिग्मा बॉन्ड, अगर लोन पेयर को ऐड करो, आपके पास अगर 4 आता है तो होता है sp3, 3 आता है तो होता है sp2, और 2 आता है तो sp होता है। एक हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो है, ट्रिक एंड ट्रिप्स का प्लेलिस्ट है दोस्तों, लिंक में दूंगा, उसको आप फॉलो कर लोगे, मैक्सिमम इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन एक्सेप्शन को इंक्लूड करके सॉल्व हो जाएंगे। आप हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो मेरा देख लेना, 15 मिनट का वो भी है, आप दूसरा वीडियो कभी ज़िंदगी में देखने की ज़रूरत नहीं होगी, हाइब्रिडाइजेशन खुद ही देखना और फिर पहचानना है। ठीक है ना, इस लेवल का मैंने हाइब्रिडाइजेशन कराया है, वो भी कम समय में, कभी भी अगर कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, हालांकि आओ इसको देखते हैं, यहाँ पे वो सब देख लेना, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप देख लेना, जल्दी जल्दी चीज़ें कवर हो जाएंगी शॉर्ट में। तो यहाँ पे आपके पास sp2 है, sp2 कहाँ पे दिख रहा है भाई, डबल, ये तो कट कर दो पहले, क्योंकि यहाँ पे पहले में sp आ गया, और यहाँ पर भी आपके पास sp3 आ गया, दो ही बचते हैं, यहाँ पर भी sp2 है ये, और यहाँ पर भी sp2 है। दूसरे में क्या बोला था sp2, हाँ यहाँ पर भी sp2 है ये, और यहाँ पर भी sp2 है। फिर क्या बोला था sp आपके पास इसमें होगा, और इसमें क्या है sp2 है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कहाँ पे है, ये वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला था आपसे, द सुटेबल मेथड ऑफ सेपरेशन 1:1 मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल को सेपरेट कैसे किया जाता है। ठीक है ना, तो इसमें आपके पास भाई डिस्टिलेशन, जिसमें अगर बॉइलिंग पॉइंट या सॉल्युबिलिटी में जिसमें डिफरेंस होता है ना, तो उसको कैसे सेपरेट करते हैं, डिस्टिलेशन मेथड से करते हैं, क्योंकि आपके पास जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है ना, वो क्या होता है, स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड होता है। यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है ना, ये जो होता है ऑर्थो, और इसके पैरा पे लगा लो तो क्या हो जाएगा, अगर आप पैरा पे लगाते हो तो पैरा नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा, या NO2 पैरा पे लगा लो, है ना, या NO2 यहाँ पे लगा लो, तो क्या होता है भाई, ऑर्थो आपके पास जो होता है ना, वहाँ पे वोलेटाइल होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना इस वाले ऑक्सीजन से, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, यहाँ पे स्टीम वोलेटाइल होता है। और आपके पास जो पैरा वाला होता है वो स्टीम वोलेटाइल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि इसमें जो ये यूज किया जाता है सेपरेशन के लिए, ये भी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो स्टीम डिस्टिलेशन होता है, ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लो आपके पास, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, IUPAC नेम इसमें पूछा था, तो हमेशा ये याद रख लेना, एल्डिहाइड का जो प्रायोरिटी होता है वो कीटोन से ज़्यादा होता है। ठीक है, नेमिंग कर लो इसका, सिंपल क्या हो जाएगा नेमिंग, यहीं पे करके बता दूं मैं, है ना, देखो नेमिंग करोगे तो कैसे हो जाएगा, नंबरिंग कर लोगे, कि इधर से एल्डिहाइड का ज़्यादा होता है प्रायोरिटी, 1
2 3 4 5 6। तो आपको साफ साफ दिख रहा है 3 पे क्या लगा है, 3 पे क्या लगा हुआ है, ऑक्सो लगा हुआ है ना। 3 पे ऑक्सो लगा हुआ है, ऑक्सो भी बोलो और चाहे कीटोन बोल लो। यहाँ पे अगर मान लो ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होता है तो ऑक्सो, लेकिन यहाँ पे देखो मेन पेरेंट चेन में आ रहा है तो इसको कीटो बोल लो, ज़्यादा सही है। तो आप ये बोल सकते हो यहाँ पे 4 पे इन भी लगा है, 4 पे देखो 4 पे क्या है, डबल बॉन्ड है तो वो इन हो जाएगा, है ना। और 3 पे कीटो लगा हुआ है ना, सब लिख लो पहले। 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, दिख रहा है मिथाइल लगा हुआ है। तो ई के और एम में पहले कौन आएगा यहाँ पे, ध्यान देना। तो कौन सा आ जाएगा, आप बोल सकते हो कि करेक्ट बोला था ना, तो 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेन। तो ये भी सोचो आपके पास जो ब्रांच वाले होते हैं ना, ब्रांच वाले, तो ये वाला ब्रांच में, ब्रांच वाले को लिखते हैं तो ये ब्रांच में थोड़ी आ रहा है, पेरेंट चेन में आ रहा है ना, ब्रांच थोड़ी लगा है यहाँ पे। तो आपके पास कौन बचा, के और एम में पहले कौन आता है, के पहले आता है। तो 3 कीटो हो जाएगा, 3 कीटो किस में है, हाँ इसमें है और इसमें, 2 ऑप्शन तो कट कर दो। 3 कीटो और क्या हो जाएगा, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, सही भाई 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, 3 कीटो 2 मिथाइल और 4 पे इन लगा है, 4 इन अल, और एल्डिहाइड को लास्ट में सफिक्स क्या हो जाता है, अल हो जाता है एल्डिहाइड के लिए, है ना। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्या लिखा हुआ है भाई, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस आप लिख लो, या इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस, जिसके पास जो चीज़ नहीं रहती उसी की चाहत रखता है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है इसीलिए इलेक्ट्रॉन को लव करता है। या आप बोल सकते हो दूसरे लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस, है ना, ये बोल सकते हो। ऑप्शन चेक कर लो खटाक से। इलेक्ट्रोफाइल कैन बी आइदर न्यूट्रल और पॉजिटिवली, हाँ पॉजिटिव भी हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल भी। जैसे कि देखो BF3 ये इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वो न्यूट्रल भी दिख रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव और न्यूट्रल दोनों हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। बाकी और पहला देख लो इलेक्ट्रोफाइल इज नेगेटिव, नहीं भाई नेगेटिव अगर चार्ज है किसी पे ना तो वो न्यूक्लियोफाइल होता है, क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, तो वो तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर 3 ही साफ साफ दिख रहा था, न्यूट्रल और पॉजिटिव, तो सी को अपन ने टिक कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन एक्सबिट टॉटोमर। टॉटोमर होता क्या है ये समझो सबसे पहले। अगर आपके पास कभी भी ऐसे कंपाउंड गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोनिल के बगल वाला कार्बन, कार्बोनिल के बगल वाला कार्बन ये है, sp3 होना चाहिए और उसके हाइड्रोजन उससे जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, टॉटोमर। टॉटोमर क्या होता है, बेसिकली जो ये 3 वाला हाइड्रोजन है ना, ये उठ के ऑक्सीजन के पास चला जाता है और डबल बॉन्ड उसके बगल आ जाता है, तो यहाँ पे ये आपके पास क्या बन जाएगा, ऐसा कंपाउंड बन जाता है। इसको बोलते हैं कीटो फॉर्म और इसको बोलते हैं इनॉल। इन जनरल कीटो वाला ज़्यादा स्टेबल होता है ना। और कभी कभी इनॉल परसेंट पूछता है कि कौन ज़्यादा मैक्सिमम इनॉल रखा है ना, या तो वहाँ पे आप कैसे देखते हो, स्टेबिलिटी चेक करके, स्टेबिलिटी आप चेक करके क्या आप निकालते हो, परसेंटेज इनॉल कंटेंट जो भी आपसे पूछता है, ठीक है। हालांकि इसमें बस यही पूछा था टॉटोमर कौन एग्जिबिट करेगा। तो भाई ये ब्रिज वाले तो टॉटोमर करेंगे नहीं, क्योंकि भले ये sp3 हैं लेकिन ये वाले नहीं करते हैं, ब्रिज वाले कभी भी नहीं करते हैं, नोट करके ये बात लिख लेना, ब्रिज वाले यहाँ पे नहीं करेंगे टॉटोमर। कहोगे सर ये sp2 है और इसके बगल sp3 है, ये करा दो, नहीं ब्रिज पे नहीं करते हैं। और यहाँ पर तो है ही नहीं भाई, ये ब्रिज है और ये आपके पास हाइड्रोजन ही नहीं है। यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन दिख रहा है और ये आपके पास sp2 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर केवल 3rd होगा जो टॉटोमराइज होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन देख लेते हैं, बना लेते हैं। डिहाइड्रेशन होता क्या है, रिएक्शन भी आप सीख लेना। आपके पास जो ये कंपाउंड गिवन है OH वाला, डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट जब भी आपसे पूछे, 2 तरीके क्वेश्चन पूछते हैं वो भी बता दूंगा। कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन होता है और कभी कभी हीट भी गिवन होता है। तो ये OH का लोन पेयर क्या करता है, इस एसिड से अटैक करेगा, एसिड मतलब H+ से, जैसे ही अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाता है, ध्यान देना, यहाँ पे आ जाएगा OH2+, आ गया, एक H आ गया। अब ऑक्सीजन भी पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करेगा, अनस्टेबल होता है, ये तुरंत इसको तोड़ के बाहर निकालेगा, लिविंग ग्रुप अच्छा होता है, टूट के बाहर निकल गया, नाम में ही है लिविंग ग्रुप, छोड़ के चला गया, तो ये आपके पास बन गया कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन बन गया तो इसके पास यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप, तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी होती है एलिमिनेशन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन,
इसको नाम दे दो ए, इसके नाम दे दो बी, इसको नाम दे दो सी। अगर ये हाइड्रोजन आया तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, तीनों प्रोडक्ट आप बना के देख लो। अगर ये हाइड्रोजन आए तो आपके पास प्रोडक्ट बना ये वाला, ये कौन सा है, ए प्रोडक्ट। अगर बी हाइड्रोजन गया तो आपके पास प्रोडक्ट बना ये, तो ये आप बना लो, उसको भी बना के देख लो, ठीक है, ये बनेगा। और अगर आपके पास सी हाइड्रोजन गया तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, सी अगर ये गया तो ये वाला इधर चला आएगा। बस यही पॉसिबल प्रोडक्ट हैं इसके। और मेजर माइनर देखोगे तो अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लेना, किसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, ठीक है, वो आपके पास मेजर हो जाएगा। तो यही अल्फा, ये मेजर हो जाएगा अगर चेक करोगे। वैसे स्टेबल यहाँ पे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है ना, तो ये हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नहीं मैच खा रहा है, ऑप्शन नंबर ए नहीं खा रहा है, अंदर नहीं बनेगा भाई। ये सभी ये बना दिया मैंने, है ना। कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि बताओ इसमें मैक्स डिहाइड्रेशन किसका ज़्यादा होगा, फास्ट होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देख लेना, OH को रिलीज करना, OH को हटा के कार्बोकैटायन बना लेना, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक कर लेना, जिसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा वही रेट ज़्यादा, और रेट पूछता है रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, तो वो ज़्यादा उसका रेट हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप चेक कर लेना, OH को हटा के ना 3 वैरायटी क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट फॉर अ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल के लिए आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा नहीं है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस होता है, ठीक है। एक नेगेटिव चार्ज स्पेसिस होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। और जिसके पास अगर लोन पेयर है, मान लो NH3 के पास, तो वो भी लोन न्यूक्लियोफाइल है। H2O के पास भी वो भी न्यूक्लियोफाइल है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर न्यूक्लियोफाइल। अमोनिया इज ए न्यूक्लियोफाइल, भाई करेक्ट है। न्यूक्लियोफाइल अटैक लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइज, क्या बोल रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक लो। हाँ भाई, अगर मान लो आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल है तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा ना, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, वहीं तो अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है, ये भी सही है। न्यूक्लियोफाइल आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, क्या बोला, न्यूक्लियोफाइल आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग। और ये क्या है, हाँ भाई, न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी होते हैं, तो उसमें क्या ही सीक करेगा, है ना। और न्यूक्लियोफाइल इज अ लीविस एसिड, नो भाई, लीविस एसिड क्या होता है, जैसे AlCl3 इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, तो ये लीविस एसिड होते हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल काम करते हैं ना। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर विच नॉट करेक्ट पूछा था, तो यही नॉट करेक्ट है, नॉट करेक्ट, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द CCl बॉन्ड आयनाइजेशन शैल गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। ठीक है भाई, ये तो कार्बोनी स्टेबिलिटी आपको कार्बोकैटायन देखना था, तो आपको चलो यहाँ पे इसको ब्रेक कर लो, फिर समझ में आएगा। इसको ब्रेक किया, ये कार्बोकैटायन बना, इसको ब्रेक किया, ये कार्बोकैटायन बना, इसको ब्रेक किया, ये कार्बोकैटायन, और इसको ब्रेक किया, ये कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक कर लो। ये कार्बोकैटायन यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे साफ साफ देखना, यहाँ पे आपके पास ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। कौन सा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना। यहाँ पे ये कार्बोकैटायन भाई ये NO2 ग्रुप लगा है, -I लगा रहा है और -M, भाई हटा दो, कार्बोकैटायन को पसंद ही नहीं होता। यहाँ पे ये क्या हो रहा है भाई, हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन। तो आप कहोगे सर रेजोनेंस डोमिनेट करता है हाइपर कंजुगेशन पे, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आप हो जाओगे गलत, नोट करके लिखना। एक लौता ऐसा केस है जहाँ पे हाइपर कंजुगेशन विजेता हो जाता है रेजोनेंस से। कहाँ पे, यहाँ पे। अगर कभी आपके पास ये वाला कंपाउंड दिख जाए हाइपर कंजुगेशन, तो हमेशा डोमिनेट कर जाता है हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस पे, ठीक है। बस याद रख लेना इस बात को, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप, द इनोलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट, ठीक है। हाँ, एज सोन इन बिलो। अरे भाई इथाइल एसीटोएसीटेट बोला है, तो इनोलिक फॉर्म, तो इसमें क्या ही है, बना लो इथाइल एसीटोएसीटेट। तो इथाइल एसीटोएसीटेट का पहले तो स्ट्रक्चर बनाओ। इथाइल है तो आपके पास इथाइल मतलब ऐसे, और इसका क्या बोला, इनोलिक फॉर्म बनाओ। तो इनोलिक, ये कीटो फॉर्म, इनोलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, वही आपके पास जो हाइड्रोजन यहाँ पे है वो उठ के यहाँ चला जाएगा, अभी तो बताया टाटोमर, और ये यहाँ के चलाएगा। तो आपने क्या हो जाना है, यहाँ पे OH हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, चलो बनाओ, H, तो काउंट करो जल्दी से, सिग्मा 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 सिग्मा, और एक OH के साथ भी सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और यहाँ पे 2H, सिग्मा सिग्मा, और यहाँ पे ये भी सिग्मा, और यहाँ पे 3H है ना। सिग्मा सिग्मा सिग्मा, काउंट करो, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 सिग्मा बॉन्ड हमें दिख रहे हैं। चलो काउंट करो। तो ये हमारे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड तो इसमें ज़्यादा आ जा रहे हैं दोस्तों, है ना। मतलब हमने कुछ स्ट्रक्चर में गलत किया है, तो स्ट्रक्चर ये नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चर हमारे पास बनाते हैं भाई। स्ट्रक्चर आप गलत बना दिया मैंने, है ना, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में ही नहीं आ रहा है वो तो बिल्कुल। तो क्या था, इथाइल एसीटो एसीटेट, इनॉलिक फॉर्म बनाना है, पहले OH वाला बनाते। तो अगर मान लीजिए मैंने इथाइल एसीटो एसीटेट बनाया, OH यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, और ये H है, ठीक है भाई, क्योंकि इनॉल वाले में डबल बॉन्ड तो आपके पास इधर आना था ना। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब ये सही है, ये इनॉलिक फॉर्म है। और ये आपके पास एस्टर, C डबल बॉन्ड O और OR ग्रुप, ये एस्टर ग्रुप है, एसीटो बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए इसका टॉटोमराइज आप कराएंगे, तो टॉटोमर आप कराएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये आपके पास क्या हो जाएगा, इनॉलिक। तो यहाँ पे आपके पास C डबल बॉन्ड O C2H5 हो जाएगा। मैं हाइड्रोजन को नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। H यहाँ पे है और CH3 यहाँ पे है। तो ये आपके पास इनॉल है और ये आपके पास कीटो है। अब स्ट्रक्चर सही बना। तो अब काउंट करके चेक करो इसमें कितने हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कितने, 3 ये सिग्मा हो गए, सभी हाइड्रोजन वाले हैं ना। एक सिग्मा ये हो गया, एक ये है डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, और एक ये, और यहाँ पे क्या सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं आपके पास, 3 तो 5 1 6 6 1 7, है ना, 7 ये हो गए। और आपके पास यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1 8 ये हो जाएगा। तो कितने हो गए भाई, कितने काउंट किया मैंने, 3 ये वाले हो गए, 3 और एक 4 और एक 5, ये भी तो है, 3 1 4 1 5 1 6 और एक 7 1 8 1 9 और एक 10 10 1 11। और ये C2H5 को बनाओ जल्दी से। इसको अगर हम बनाएंगे तो कार्बन कार्बन और यहाँ पे H H H H H, 11 1 12 और एक 13 1 14, है ना, 15 16 17 18, अभी आए 18 भाई। तो 18 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, ऑप्शन में एक में ही है। आगे बढ़ चलो, 2 पाई दिख ही रहे हैं भाई ऑलरेडी, है ना। तो ये था क्वेश्चन भाई, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन आप मान सकते हो इसको, ठीक है। कौन सा था, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड द हाइपर कंजुगेशन ऑकर्स। तो भाई हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, sp2 कार्बन के बगल sp3 कार्बन कभी दिख जाए और उससे हाइड्रोजन जुड़ा मिल जाए, तो वहाँ पे कंडीशन होता है हाइपर कंजुगेशन होने की। देख लो, रेडिकल कहीं होता है तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। और कार्बोकटायन और रेडिकल की स्टेबिलिटी सेम तरीके से देखते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आ गया, रेडिकल तो आपको बता दिया मैंने। यहाँ पे देखो साफ साफ दिख रहा है, ये क्या है आपके पास, sp2 है, और ये आपके पास क्या है, sp3 है। हाइड्रोजन कोई ही नहीं दिख रहा है, नो अल्फा हाइड्रोजन। इधर भी आपके पास हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, देख रहा है आप, इधर देखो आप, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है ना। और यहाँ पे आप फिनाइल रेडिकल की जगह आप बनाओगे तो यहाँ पर भी कोई अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है भाई डायरेक्ट। चाहे तो आप बना के चेक कर लो, अगर आपको डाउट है भाई तो ऐसे चेक कर लो, कहाँ अल्फा हाइड्रोजन है। ये इससे बगल आओ, ये कार्बन 4 बॉन्ड बना है, हाइड्रोजन ही नहीं है। यहाँ पे देखो, ये आपके पास यहाँ पे ये रेडिकल ये गिवन था दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे नहीं, ये आपके पास ये एक रेडिकल यहाँ पे गिवन था, ठीक है, बना लेना। तो ये आपके पास क्या है, sp2 है, और इधर आओगे आपके पास हाइड्रोजन दिख गया। तो ऑप्शन नंबर आपके पास क्या था, केवल 3rd में होना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फॉर अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन टेक प्लेस, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन के लिए कौन सा बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शन ये शो कर रहा है भाई। चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं। देखिएगा, आपके पास यहाँ पे जो कंपाउंड है C डबल बॉन्ड C और Cl है, ठीक है। तो आपको पता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी उधर से ही शिफ्ट करेगा, है ना। तो भाई यहाँ पे अगर आपके पास पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड है मतलब आप बोल सकते हो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है।
पाई इलेक्ट्रॉन है तो मतलब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा और इसको लीविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकाल देगा, क्योंकि ये आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, कैसा ग्रुप है, विथड्रॉइंग ग्रुप बोल सकते हो। तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर से खींचेगा, इधर से क्या करेगा, खींचेगा, तो ये इधर जाएगा और इसको बाहर निकाल देगा, ऐसे भी सोच सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऐसे होता है हमेशा, कहाँ से, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस हमेशा इलेक्ट्रॉन लो स्पेसिस के साइड अटैक करता है, ऐसे आप बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। गिवन विच ऑफ द कंपाउंड, गिवन कंपाउंड कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। देख लो टॉटोमेरिज्म से क्वेश्चन मतलब भर भर क्या है। पहला वाला देखो आपके पास क्या है, मिथाइल और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, तो क्या ये टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। तो पहला कंडीशन तो मैंने आपको यही सभी बना लेता हूँ फिर बताता हूँ, है ना। पहले इसको भी आप बना लो, ये आपके पास है। एक स्पेशल रूल भी आपको यहीं पे बता दूंगा टॉटोमेरिज्म का, ठीक है। मैंने आपको एक रूल बताया अभी ऊपर कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड कार्बोनिल हो और यहाँ पे आपके पास sp3 दिख जाए तो वहाँ पे टॉटोमर होता है। एक और याद रख लेना रूल, अगर डबल बॉन्ड हो और ऐसे हो, ठीक है, मतलब 1 2 3 हमेशा ऐसे ही करना, ऑक्सीजन वाले को 1 नंबरिंग कर लेना। अगर 2 और 3 पे कभी डबल बॉन्ड मिले और 1 पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मिले तो वहाँ पर भी टॉटोमर होता है। तो बस यही कंडीशन देख लेना। यहाँ पे देखो आपके पास 1 2 3, 2 और 3 पे डबल बॉन्ड तो है, ठीक है, डबल बॉन्ड तो है, लेकिन यहाँ पे आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और कंडीशन एक और ऐड कर लो चाहे तो 3 और 4, 4 पे क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है, बस वही प्रीवियस रूल है, बस डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। ये कह सकते हो रेजोनेंस या कंजुगेशन में होना चाहिए, तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है तो इसलिए नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो ऐसे काउंट करो, पहली बात तो यहाँ ये अल्फा हाइड्रोजन मिल गया, ये तो होना ही था हाइपर कंजुगेशन। बाकी इधर से भी देखोगे तो यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है, उधर भी हो रहा है। और यहाँ पे देखो तो इधर साइड से हो रहा है इस बार हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पर आपके पास नहीं हो रहा है तो इधर से हो रहा है ना। तो इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपके पास, विच ऑफ द गिवन कंपाउंड कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म में एग्जिबिट करेगा। और यहाँ पे देखो हमने क्या बना दिया, हमने भाई इधर से तो नहीं हो रहा है लेकिन इधर से तो हो रहा है ना मालिक, sp3 है ये। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो धोखा मत खाना, ये वाला भी आप याद रख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। कौन सा है स्पीसीज जो इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड को रखता है। तो बना लो भाई, यहाँ पे पहले वाले कंपाउंड में क्या है, CN2 है, ये है CN2। तो CN2 को जब आप बनाओगे तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड, तो ऐसे बैलेंस करके आप लिख सकते हो। कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें, 3 सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कितने भाई, 4 पाई बॉन्ड है। पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, इक्वल नहीं है। अब CH2 और CN2 है, इसको बना लो। तो CH2 है तो कार्बन वाले को तो ऐसे ही बनाओ और साइनाइड वाले को आपने ऐसे लगा लो, क्योंकि हमें इसमें बैलेंस भी कंप्लीट करना है। तो CN मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N और H भी है तो इसको H को ऐसे लगा लो, यहाँ पे आप लगा लो ऐसे, ठीक है ना। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ आप काउंट करोगे तो कितने आ जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, तो 2 सिग्मा बॉन्ड उधर और 3 4 5 6 7 दिख रहे हैं आपको। 4 2 1 2 3 4 5 और 2 7, लेकिन आपने स्ट्रक्चर गलत बताया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो गिवन था वो कितने हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन थे, और आपने 2 तो बना दिया, इसको इग्नोर थोड़ी करोगे, 4 वैलेंसी भी तो होनी चाहिए उसकी, तो ये तो बनेगा ही नहीं, है ना। तो ये सब ध्यान में रखना है भाई। स्ट्रक्चर से आप बना सकते हो, ये सभी चीज़ें गेस कर सकते हो। स्ट्रक्चर गिवन है तो क्या दिक्कत है, आपको कंडीशन गिवन है तो आपको मतलब 2 ही हाइड्रोजन बनाए, तो आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है, 1 हाइड्रोजन ऐसे लगाओ, 4 वैलेंसी भी कंप्लीट होनी चाहिए कार्बन की। तो अब सही है आई थी, हाँ अब बैलेंस करो मॉलिक्यूलर फार्मूलाज, ठीक है। आपके पास कितने कार्बन है यहाँ पे, C, नो भाई, हाँ C 1 कार्बन है और CN वाला 2 कार्बन है, सही है, अब सही है ना, ये CN वाला। तो यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड आएगा, 1 सिग्मा बॉन्ड 2 3 4 5 6 और ये भी,
तो 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए और पाई बॉन्ड कितने आ जाएंगे? 2। ये तो कभी ही नहीं होगा ऑप्शन। चलो नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लो, HCO3 ये वाला। तो HCO3 को आप बनाओगे तो C डबल बॉन्ड O, और आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? O माइनस आ जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा। ठीक है, तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल कितने? 4 सिग्मा है और एक पाई। ये तो कदापि नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचता है, चाहे तो टिक कर दो, चाहे तो बना के चेक कर लो अगर दिक्कत है। जेनॉन O4 है तो आपका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। ठीक है, 8 जेनॉन की वैलेंसी कितना होता है? 8, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। तो इसमें 4 सिग्मा और 4 पाई दिख रहा है, तो ये आपके पास सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? ये द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा है, इलेक्ट्रॉन पूछा है, पाई बॉन्ड नहीं काउंट कर लेना। ठीक है, तो एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने पाई बॉन्ड हैं आपके पास? 1 2 3 4, 4 पाई बॉन्ड है। और 4 पाई बॉन्ड मतलब क्या हो जाएंगे? 2 × 4 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ साइक्लोपेंटेनोन, ठीक है भाई, विथ मिथाइल लिथियम गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग। चलो इसको रिएक्शन को कर ही लेते हैं। ठीक है, देखो अच्छी रिएक्शन है, इसको आप लिखो, बहुत ही अच्छी और बेसिक रिएक्शन है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं। मिथाइल लिथियम आपके पास गिवन था, तो लिथियम एक मेटल है, इस पर पॉजिटिव होगा, इस पर नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव वाला हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर खोजेगा। तो ये जब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर खोजेगा तो इस पर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल, इस पर न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कौन कब कहाँ अटैक करता है किसी को अगर नहीं आता तो मैंने बताया, बेसिक ऑर्गेनिक, फिर जीओसी, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म आपकी डिमांड पे 50 से 60 लेक्चर एक बार पढ़ा दूंगा, कभी ज़िंदगी में दिक्कत नहीं होगी। तो आपके पास यहाँ से अटैक करेगा, और जैसे अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड इस तरीके से ओपन होता है। ठीक है, हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ एरो जाना चाहता है ये वाला। ठीक है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ गया? CH3 आ गया, CH3 आ गया। जैसे CH3 आया तो आपके पास यहाँ पे क्या होता है? वर्कअप हो जाता है। अगले स्टेप में क्या हो जाता है? वर्कअप। वर्कअप में आप पानी डाल देते हो, ऐसे बोलो, क्योंकि कोई भी स्पीसीज अनचार्ज होना चाहती है, चार्ज स्पीसीज अनस्टेबल होती है। तो यहाँ पे आपके पास OH हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास CH3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपके पास क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटानोइड एनायन आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? देखो यहाँ पे ये कौन सा है? ये अनायन वाला पार्ट आपसे पूछा गया था। फॉलोइंग स्पीसीज, ये तो आपके पास अल्कोहल है, और ये आपके पास वाला इंटरमीडिएट वाला कंपाउंड, ये तो वर्कअप के बाद किया है रिएक्शन। ये भी ऑप्शन में होता तो सही होता, ये नहीं है तो आपके पास इसको क्या बोलोगे? यही तो बन रहा है, साइक्लोपेंटानोनिल एनायन है ना। तो इसी को आंसर दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। वैसे आंसर जब प्रोडक्ट बनाता है तो ये लास्ट तक जाते हैं। ठीक है, चलिए सम मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है भाई, सम मेटा डायरेक्टिंग इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आर गिवन। अच्छा, कोई रिएक्शन देखो स्किप हो जा रहा है, जैसे ये 43 है, 44 स्किप, तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक वाले हैं ना, उसको मैं अलग से चैप्टर उसका बना दूंगा, तो उससे परेशान नहीं होना है ना। तो देखो, अगर मान लो आपके पास एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, अगर इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, जैसे कि -I +M +H है ना, तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कभी कराओगे तो कहाँ पे डायरेक्ट करते हैं? ऑर्थो और पैरा पे जोड़ते हैं आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को। मतलब आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ पे जुड़ जाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक बार आपके पास ऑर्थो पे जुड़ जाएगा और एक बार आपके पास पैरा पे जुड़ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर्थो पैरा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगाए तो वो कहाँ पे डायरेक्ट करता है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, मेटा पे जुड़ता है। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा दिख रहा है यहाँ पे? साफ साफ देखो क्या पूछा है, मेटा एरोमेटिक सब्स्टिट्यूट मेटा डायरेक्टिंग। तो भाई मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप को सम मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूट एरोमेटिक सब्स्टिट्यूट आर गिवन विच वन इज मोस्ट डीएक्टिवेटिंग। मतलब मोस्ट डीएक्टिवेटिंग कौन सा हो जाएगा भाई? तो मोस्ट डीएक्टिवेटिंग देखो, ये आपके पास -I करता है रेजोनेंस, और ये आपके पास -I और -M भी करेगा,
और ये आपके पास क्या करता है, माइनस आई करेगा, और ये आपके पास माइनस आई करेगा और माइनस एम भी लगाएगा। पर जो NO2 होता है ना दोस्तों, उसका जो आपके पास -m वाला होता है ऑर्डर, वो बहुत ज़्यादा होता है बाकियों से। और अगर आप -I से भी देखना चाहो तो NO2 का ज़्यादा होता है, अभी तो लिखा था SO3H का ज़्यादा होता है और फिर CN का ज़्यादा होता है। तो साफ साफ दिख रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंडक्टिव ही यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, तो भाई मेसोमेरिक तो सबसे ज़्यादा होना ही था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हुज IUPAC नेम इज, क्या लिखा है, 3 इथाइल, थोड़ा जूम करता हूँ, देखो 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 इनोइक एसिड। इसको आइए देखते हैं। तो सबसे हम गेस करते हैं, सबसे पहले कितना पैरेंट चेन में कितने कार्बन है, 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स, पैरेंट चेन में हेक्स है 6 कार्बन है, और यहाँ पे 3p इथाइल होना चाहिए। चलिए भाई इसको देखते हैं। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपके पास यहाँ पे COOH है, COOH है, COOH है, COOH है। मतलब नंबरिंग एक चीज़ तो क्लियर हो गया आपके पास, किधर से करनी थी नंबरिंग, यहाँ से 1 1 1 1। अब क्या बोला है, 3p इथाइल लगाए, चलो देखते हैं। तो 1 2 और यहाँ पे 3, तो 3p यहाँ पे तो इथाइल दिख नहीं रहा है भाई, फिर कहाँ पे दिख रहा है, चलो जल्दी जल्दी देखना। अगर यहाँ पे आप गए तो 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी, तो 1 2 3 यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है भाई। अब कैसे आप इसको चेक करोगे 3 इथाइल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास, यहाँ पर भी देख लो 1 2 3, नहीं भाई, यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे 3 पे डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड को आप क्या बोलते हो भाई, इथाइल ही तो बोलते हो, लेकिन वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह, ब्रांच की तरह वहाँ पे यूजिंग हो रहा है। तो 3 इथाइल वही तो है, 1 2 3, तो 3 इथाइल समझना, वहाँ पर भी देखते रहना। 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी, 2 पे हाइड्रोक्सी भी है, और आपके पास क्या है 4 मिथाइल, 4 पे मिथाइल भी है, 3 4 पे मिथाइल भी ग्रुप लगा है, और 3 पे इन है, 3 पे इन भी लगा हुआ है, दिख रहा है आपको। तो सब मिला के ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप इन एन एरोमेटिक कंपाउंड, आइसोब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है भाई, तो ये कुछ बेसिक वाले जो होते हैं आपको स्ट्रक्चर उनके आने चाहिए। तो आइसोब्यूटाइल, ब्यूटाइल मतलब है 4 कार्बन होने हैं, और आइसो मतलब आपको मैंने बताया था एक बार, ठीक है। तो आइसो वाला ऐसे ग्रुप लगाते हैं, और वहाँ पे ब्यूटाइल है, देखो आइसो में एक हाइड्रोजन भी होता था, तो ये आइसो ग्रुप पहले बना लो, ठीक है। आइसो ग्रुप आपके पास ये बन गया। अब ये जो ये लगा है ब्यूटाइल लगा है, तो यहाँ पे ब्यूटाइल आप ऐसे लगा लो, ठीक है। तो ये पूरा ग्रुप आपके पास आइसो हो था और ब्यूटाइल था, तो एक कार्बन को हमने ऐड कर दिया यही, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नियो वाला आप भी याद रख लो, ये नियो होता है ना। बाकी मैंने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ा है तो उसमें पूरा बताया यूपीएससी में। ये देखिए, द रेडिकल इज एरोमेटिक बिकॉज, क्या है इसमें, द रेडिकल इज एरोमेटिक बिकॉज इट हैज़ क्या होता है भाई, रेडिकल इज एरोमेटिक। तो इसमें आप कैसे, ये हकल रूल को फॉलो करता है। मान लो आपके पास एक रेडिकल है, ठीक है, द रेडिकल एरोमेटिक बनाता हूँ, ध्यान देना। मान लो आपके पास यहाँ पे एक्चुअल में रेडिकल एरोमेटिक कंपाउंड आप देखोगे तो ये बोल रहा है ये वाला कंपाउंड है ना, एग्ज़ाम में शायद ये बना के गिवन था, पर ये समझो ना, टेंशन लो। ये एरोमेटिक है, क्यों एरोमेटिक है भाई, कोई भी चीज़ अगर एरोमेटिक होती है तो क्यों होती है, एक ट्रिक बताता हूँ, 5 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं लोगे, टाइम ही नहीं लोगे, कभी चाहिए एडवांस का भी क्वेश्चन हो तो नहीं लगेगा। देखो एरोमेटिक क्या होता है, पहले इस कॉन्सेप्ट समझो, हकल रूल को जो फॉलो करे, हकल रूल मतलब 4n+2 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे, साइक्लिक होना चाहिए कंपाउंड, और प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर मतलब sp2 कार्बन होना चाहिए ईच कार्बन। लेकिन अपन ये रूल फॉलो नहीं करेंगे। अपन रूल कौन सा फॉलो करते हैं, अगर आपके पास एक पाई इलेक्ट्रॉन है, डिवाइड कर दो 4 से, डिवाइड हो जाता है आपके पास, तो आपके पास क्या हो जाएगा, अगर डिवाइड हो जाता है तो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक, डिवाइड नहीं होता है तो एरोमेटिक, और एक भी अगर sp3 कार्बन दिख जाए तो नॉन एरोमेटिक। कोई भी क्वेश्चन आप कर लो ज़िंदगी में, बस एक्सेप्शन 2 है, उसको याद रख लेना। और एक्सेप्शन क्या है, अगर आपके पास ये दिख जाए कभी, ठीक है, एक्सेप्ट हर तरीके से हम तैयार करते हैं, आपको कभी फंसो नहीं। तो ये हमारे पास नॉन एरोमेटिक होता है, नॉन प्लेनर बोलो ज़्यादा सही है।
है ना, बस ये यहाँ पे रूल फेल हो जाता है। और एक आपके पास ये वाला कंपाउंड है, टब शेप का होता है, यहाँ पर भी आपके पास रूल फेल हो जाता है, नॉन प्लेनर होता है। बाकी हर जगह अप्लाई कर लो। अब कोई कहेगा पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके पास डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर अगर दिख जाए आपको तो वहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज दिख जाए तो वहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन में कंसीडर करना, तो पॉजिटिव में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। और लोन पेयर उसी को कंसीडर करना है जो रेजोनेंस में जाए। बस सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अब देखो, हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था कि ये एरोमेटिक रेडिकल क्यों है, ठीक है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बता दी सब। अभी बताता हूँ एक एग्जांपल देके, बाकी एक एरोमेटिसिटी का ट्रिक का वीडियो उसे देख लेना, सारा निपट जाएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे भी बताऊँगा, टेंशन मत लो। तो ये पाई बॉन्ड कैसे बनता है भाई? पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पी ऑर्बिटल बनता है। तो इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 6 पी ऑर्बिटल होते हैं। अरे भाई, पाई लेटरल ओवरलैपिंग होता है तभी तो पी ऑर्बिटल बनता है ना, ऐसे ऐसे। तो ये एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे ये पूरा पी ऑर्बिटल का ही ओवरलैपिंग हुआ होगा ना भाई, 6। तो 6 पी ऑर्बिटल होंगे, 2 ऑप्शन तो कट कर दो। और क्या होते हैं इसमें? 6 अनपेयर्ड, एक बॉन्डिंग होता है तो एक क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग होता है ना भाई। और 6 आपके पास क्या हो जाएगा भाई? 6 आपके पास पी ऑर्बिटल और 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है एरोमेटिसिटी में कंट्रीब्यूशन करता है, आप याद रख लो। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो 6 ही होंगे, आप इसको काउंट नहीं कर लेना, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट बोला है ना वो। अब एक एरोमेटिसिटी का ट्रिक पे क्वेश्चन करा दूँ। मान लो आपके पास ये कंपाउंड है ना, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4, डिवाइड बाई 4 कर दो, कट गया, ये इंटीजर आ गया, तो ये एंटी एरोमेटिक, ठीक है। मान लो आपके पास ये कंपाउंड है, एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक, तो आपने बस क्या करना है, पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइड करो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये इधर है 4 डिवाइड बाई 4, क्या आ जाएगा? एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो ये ट्रिक है, बाकी एरोमेटिसिटी का वीडियो देख लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आपसे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आप कैसे निकालोगे? स्टेबिलिटी आप कार्बोकैटायन देख के, है ना, बना लो इस क्वेश्चन को। मैं बड़ा करके लिखता हूँ, देखो कितना है, 2 मेथाइल ग्रुप लगे हुए हैं कार्बोकैटायन से, 2, पहला ऑप्शन। तो बना लो, हाइपर कंजुगेशन चेक कर लो। और यहाँ पे आपके पास कार्बोकैटायन में ये बना हुआ है, ये बना हुआ है और ये बना हुआ है, ठीक है। और आपके पास कार्बोकैटायन में ये है और एक ये है, और कार्बोकैटायन में आपके पास एक ये है, और यहाँ पे क्या है आपके पास? CH3 है। तो कहाँ पे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है? ये वाले में सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं भाई, 9 अल्फा हाइड्रोजन साफ साफ दिख रहे हैं। यहाँ पे कितने? 6 2 8 अल्फा हाइड्रोजन, है ना, समझ पा रहे हो ना, sp2 के बगल sp3 वाला। और यहाँ पे आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड होना चाहिए। सेकंड, तीनों में सेकंड है। लो भाई, सेकंड वर्ड आप देखो फर्स्ट होना चाहिए। सेकंड वर्ड फर्स्ट किस में? 2 ऑप्शन तो कट गए। चलो अब थर्ड भी है, फोर्थ फिफ्थ में कंपटीशन है। फोर्थ कौन सा? ये है, फिफ्थ ये है। तो इसमें तो आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें आपके पास 0, तो फोर्थ पहले हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। व्हाट इज़ द हाइब्रिडेशन ऑफ स्टेट बेंजाइल? तो बेंजाइल आपके पास स्टेट ही पता होना चाहिए, बेंजाइल, एलाइल, ये सभी चीज़ें आनी चाहिए। अभी बता देता हूँ आपको फिर से। ये आपके पास क्या होता है? बेंजाइल होता है। और कार्बोकैटायन हमेशा क्या होता है? sp2 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एलाइल पोजीशन क्या होता है? अगर डबल बॉन्ड है उसके बगल वाला ये कार्बन क्या है? एलाइल कार्बन है। अगर एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन ग्रुप लगे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जेमिनल, इसको बोलते हैं विसिनल। और एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे तो उसको बोलते हैं क्या? जेमिनल, मान लो जेमिनल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी बेसिक आनी चाहिए। तो 50 क्वेश्चन आपका हो गया। मैं ये सोच रहा हूँ दोस्तों कि 120 क्वेश्चन है, तो इसको पार्ट 1 पार्ट 2 करके बना देता हूँ, ठीक है। फिलहाल देखते हैं जो भी डिसीजन होता है। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, या हम कोशिश करेंगे कि इसको ना अलग अलग वीडियो में बनाते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। तो एक ही दिन वीडियो डाल दूंगा दोनों, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 करके आप लोग देख लेना, ठीक है।